नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई चल रही होगी और आजकल मई की इस गर्मी में मानसून की भी याद आ रही होगी। तो चलो आज इस बहाने अपन मानसून के टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। पूरा मानसून का क्या प्रोसेस है, कितनी बारिश कहाँ होती है, मानसून का पूरा मैकेनिज्म क्या रहता है, कैसे मानसूनी विंड्स हैं वो वाटर बॉडी से अपने इंडिया के लैंड पार्ट पर मूव करती है। तो इन सारी चीजों को अपन समझेंगे क्योंकि मानसून का टॉपिक अपने आप में एक विस्तृत टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल अवधारणा है एक मानसून की। आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे भूगोलविद इस पे काम कर रहे हैं क्योंकि मानसून को बहुत हद तक तो समझा जा चुका है, लेकिन जो मानसून के बीच में जो गैप देखने को मिलता है, कभी कभार जैसे मानसून में अतिवृष्टि देखने को मिलती है, कई बार बहुत कम बारिश होती है। तो ये जो पूरा का पूरा जो जटिल प्रोसेस है, इसको समझने में अभी भी वैज्ञानिक, बहुत सारे मौसमविद, बहुत सारे भूगोलविद लगे हुए हैं। हाल फिलहाल अगर अपन बात करें तो पिछले ही दिनों अपन ने मानसून को लेकर एक खबर भी देखी थी, जिसमें लिखा हुआ था कि मानसून है वो 26 मई को केरल के तट पे आ जाएगा। वैसे अगर अपन जनरली बात करें तो मानसून 1 जून के आसपास केरल के तट पर आता है, लेकिन अब की बार जो मौसमविद है उनका मानना है कि ये 26 मई को केरल पहुंचेगा। और इसके साथ साथ अब की बार सुपर अल नीनो इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। अब ये अल नीनो क्या है और अल नीनो का ही एक एक्सट्रीम लेवल सुपर अल नीनो क्या है, इन सब चीजों को आज अपन समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ी सी एक बात कर लेता हूं ताकि आगे आपके भी इस चीज पर क्लियरिटी रहे। तो देखो, मानसून की बात करें तो मानसून अपने आप में एक बड़ा विस्तृत टॉपिक है। मानसून की अगर अपन ये चाहें कि घंटे भर में, आधे घंटे में अपने को सारा मानसून का जो भी प्रोसेस है, जो भी मैकेनिज्म है वो समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मानसून को लेकर कम से कम 2 से 3 क्लासों में अपन ढंग से चीजों को समझ पाएंगे। और मानसून से आजकल जो एग्जाम्स में सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सिविल सेवा के एग्जाम हो या फिर भूगोल से संबंधित कोई एग्जाम हो, तो उनमें अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं और बहुत शानदार सवाल है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो आजकल वो बात नहीं रही कि कोई सीधा तथ्य पूछ लिया कि निम्न में से बताइए कौन से स्टेट के अंदर है सबसे ज्यादा बारिश होती है या किन में सबसे कम होती है, मानसून है वो भारतीय लैंड पार्ट पर कब आता है, कौन सी तारीख को आता है, ये सारी चीजें अब वो बातें नहीं रही है। या फिर आपसे पूछ लिया कि बताइए जो क्लासिकल थ्योरी है वो मानसून की किसने दी, किस टाइम दी, तो ये चीजें नहीं है। क्योंकि आजकल जो मॉनसून को जो मॉडर्न एरा के अंदर जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो बहुत सारे अलग कारक हैं, जिनमें अपन बात करें तो अल नीनो हो गया, ला नीनो हो गया, सदन ओसिलेशन हो गया, मेडन जूलियन ओसिलेशन हो गया, वोकर परिसंचरण, यानी कुल मिला के बहुत सारे जो कारक हैं वो मानसून को प्रभावित करते हैं। और आजकल एग्जामिनर है उस दिशा में अपना काम कर रहे हैं और वहीं से सवाल आजकल डालते हैं एग्जाम्स में। तो अपने को मानसून के पूरे मैकेनिज्म को जानना है, जीरो से शुरुआत करेंगे, हर एस्पेक्ट को समझेंगे, मानसून के पूरे 360 डिग्री अपन राउंड लगाएंगे। ठीक है। हो सकता है इस क्लास के बाद शायद ही आपका कोई मानसून से संबंधित है वो सवाल गलत हो। तो देखिए, मानसून की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले ये बातें तो बहुत बेसिक बातें हैं, बोल वचन वाली बातें हैं कि मानसून है वो इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़े स्तर पर इम्पैक्ट डालता है। ये तो डालता ही है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ भारत की जो 50% एग्रीकल्चर है वो पूरी की पूरी मानसून की बारिश पर डिपेंड है। तो अब मुझे बताइए कि जब 50% एग्रीकल्चर यानी कृषि है वो जब मानसून पर डिपेंड होगी तो मानसून तो प्रभावित करेगा। और वैसे भी भारत है वो पूरा का पूरा कृषि प्रधान देश है, आज भी प्राइमरी एक्टिविटीज पर ज्यादा डिपेंडेंट है अपन लोग। ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज पर खूब काम हो रहा है, खूब सारे उद्योग धंधे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अगर बात करें तो एग्रीकल्चर का आज बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अपने इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलता है। तो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर मानसून से प्रभावित है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपने एग्रीकल्चर के बाद जो मानसून से बारिश होती है, टोटल बारिश होती है जो भारत के अंदर, उसके अंदर से लगभग 70 से 75% हिस्सा, 70 से
75% हिस्सा मानसूनी बारिश का देखने को मिलता है। इसी वजह से अपन भारत की जो क्लाइमेट है उसको मॉनसूनी टाइप क्लाइमेट कहते हैं, क्योंकि अपन जब पढ़ते हैं तब यही पढ़ते हैं कि भारत के अंदर जो कौन सी क्लाइमेट देखने को मिलती है, तो मानसूनी टाइप की क्लाइमेट देखने को मिलती है, AM टाइप की क्लाइमेट। ठीक है, कुल मिला के मोटे तौर पर ये कहा जाता है, लेकिन अगर अपन इसको और छोटे लेवल पर देखें तो अपन कई सारे भागों में बांटते हैं पूरी इंडिया की क्लाइमेट को। ठीक है, अगर एक शब्द में आपको कहना हो तो आप यही कहोगे कि सर अपने इंडिया के अंदर है वो मॉनसूनी टाइप की क्लाइमेट देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो भारत के एक राष्ट्रपति हुए थे प्रणव दा। प्रणव दा का आप सबने नाम सुना होगा। प्रणव दा ने तो यहां तक बात कह दी थी कि जो भारत का असली वित्त मंत्री है वो मानसून है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में ये, भारत के राष्ट्रपति का ये कहना कि भारत का असली वित्त मंत्री है वो मानसून है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मानसून की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इसी इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए आज अपन पूरे मानसून के मैकेनिज्म को समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मानसून कि आज अपन किस बात का अध्ययन करने वाले हैं, तो आज अपन मानसून के पूरे मैकेनिज्म को, मानसून के तंत्र को समझने वाले हैं कि कैसे मानसूनी विंड्स है वो वाटर बॉडी से लैंड पार्ट पर आती है और मानसून के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हैं वो घटित होती है, और मानसून किस टाइम जो है उसके अंदर एक्सट्रीम लेवल की बारिश देखने को मिलती है, किस टाइम है वो सूखा यानी ड्रॉट देखने को मिलता है। तो आज अपन पूरे के पूरे मानसून के तंत्र को समझेंगे। इसके अंदर सारी जितनी भी मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी थ्योरीज या मॉडल आ चुके हैं, उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, उन सब का भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ संबंधित उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, इसके अलावा जो पार्ट रहता है वो मानसून का, वो रहता है मानसून की अप्लाइड एरिया, यानी मानसून का अनुप्रयोग। मानसून के अप्लाइड पार्ट को अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मानसून से कहाँ कितनी बारिश होती है। ठीक है, और भारत के अंदर कौन कौन सी मानसून की शाखाएं हैं, कौन सी शाखा कहाँ बारिश करती है, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज अपन केवल और केवल मानसून के तंत्र मैकेनिज्म को समझेंगे, शुरू से लगेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, क्योंकि बार बार वो चीजें आगे मैकेनिज्म को जब समझ रहे होंगे तो आएगी, इसलिए अपन पहले ही उन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो करें अब कंटिन्यू। चलो आ जाओ फिर। देखो, सबसे पहले ये न्यूज 2-3 रोज आपने देखी होगी, लेकिन इस न्यूज को आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो कुछ चीजें आपके सामने निकल कर आई होगी। एक तो था कि मानसून का आगमन है वो 26 मई को होगा, जो बेसिकली 1 जून को आता है वो अब 26 मई को आएगा। तो आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि अब की बार मानसून 4 से 5 दिन पहले आ रहा है, तो बारिश अच्छी खासी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बारिश एवरेज बारिश अपने को पिछले 50 साल में देखने को मिलती है, उसका 92% ही बारिश होगा। अब ये कैसे होगा? क्योंकि सुपर एल नीनो का इंपैक्ट रहेगा मानसून के ऊपर। एलपीए है वो 92% है। एलपीए का मतलब है यहाँ पर लॉन्ग पीरियड जो एवरेज है, जो अपने लगभग 50 वर्षों का निकाला जाता है। लॉन्ग पीरियड जो एवरेज है वो 50 वर्षों के अंदर देखा जाता है। तो अगर 50 वर्षों की तुलना में देखें तो अब की बार 92 यानी 8% बारिश है वो कम होगी। चाहे मानसून आपका 4 दिन पहले आए, लेकिन बारिश आपको कम नजर आएगी। उसके अलावा अपने ये बातें भी की कि 50% एग्रीकल्चर, जीडीपी का 18% और टोटल बारिश का जो 75% हिस्सा है वो मानसूनी बारिश का रहता है। तो ये कुल मिला के कुछ तथ्य हैं। ये आजकल अखबारों में खूब बार बार न्यूज आ रही है मानसून को लेकर, कई सारे विद्वानों के अच्छे लेख भी आते हैं, तो आप उनका भी अच्छे से अध्ययन किया करो, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स के अलावा जो मेंस के एग्जाम होते हैं सिविल सेवा के, उनमें अच्छे सवाल बनते हैं। शायद मैं देख रहा था 2-3 दिन पहले ही कहीं मेरे आगे आया था, शायद लास्ट टाइम जो आरएएस का एग्जाम था उसके अंदर मेंस के अंदर कुछ अल नीनो से संबंधित कोई सवाल आया था। तो आजकल इसके मैकेनिज्म को लेकर बहुत अच्छे सवाल बनते भी हैं, और एग्जामिनर का फेवरेट एरिया रहता है मानसून। आप कभी जनरली इंडियन ज्योग्राफी की बात करोगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट यही है इंडियन ज्योग्राफी का, और कोई भी एग्जामिनर है उसका पसंदीदा एरिया भी रहता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है,
आ जाओ। देखो मानसून के लेकर जो दृष्टिकोण है उसकी अपन ने अभी बात की कि मानसून केवल बारिश नहीं है बल्कि ये भारत की इकोनॉमी, खेती, संस्कृति और जीवन का आधार भी है। ठीक है, ये अपन बात कर चुके हैं क्योंकि जीडीपी का 18%, उसके अलावा एग्रीकल्चर का जो 50% हिस्सा है वो मानसून पे डिपेंडेंट है। और मानसून अगर टोटल बारिश की बात करें तो उसका 70 से 75% हिस्सा है वो मानसूनी बारिश का रहता है। तो कुल मिला के जो इकोनॉमी का पहिया घूमता है वो मानसून के साथ ही घूमता है। और ये अपन बात करें तो ये एक जो लोकोक्ति भी रहती है अपने कि जो भारतीय कृषि है वो मानसून पर एक जुआ है, इसलिए तो कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब जब अच्छी बारिश होती है तो किसानों के चेहरे खिल उठते हैं और अच्छी खासी इकोनॉमी में ग्रोथ होती है और साथ में मार्केट में पैसा भी आता है और बहुत सारे जो उद्योग धंधे हैं वो एग्रीकल्चर पर टिके हुए हैं। तो एग्रीकल्चर अगर अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो स्वाभाविक ही है कि बाकी उद्योग धंधे भी अच्छे खासे ग्रोथ करेंगे। तो मानसून भारत का असली वित्त मंत्री है, इसकी अपन बात कर चुके हैं। इंडियन बजट इज ए गैम्बल ऑन द मानसून, तो भारतीय बजट है वो मानसून पर एक जुआ है। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक बातें हैं, सामान्य बातें हैं जो आप सब जानते भी होंगे। अब देखो इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखें अपन तो परिचय के अंदर बात करते हैं। तो इसका जो मानसून जो ये शब्द है, ये शब्द कहाँ से आया है? तो ये अरबी भाषा का एक शब्द है मौसिम शब्द। अरबी भाषा के मौसिम शब्द से ये शब्द बना है। ठीक है, तो अरबी भाषा के मौसिम शब्द से ये मानसून शब्द बना है और इसका जो मीनिंग होता है अरबी भाषा में मौसिम का वो होता है ऋतु यानी सीजन। अब यहाँ पर ऋतु और सीजन का मतलब ये नहीं है कि शीत ऋतु, शरद ऋतु, वो वाली ऋतु। यहाँ पर इसका मीनिंग थोड़ा सा हटकर है। यहाँ ऋतु का मतलब होता है कि जो ऋतु यानी सीजन के साथ कुछ हवाएं हैं वो हर छठे महीने अपनी दिशा बदल लेती है। जैसे कि अपनी जो मानसूनी हवाएं वो हर 6 महीने बाद अपनी दिशा को बदल लेती है। जैसे अपन पहले पढ़ते हैं कि दक्षिणी पश्चिम मानसून, उसके बाद अपन पढ़ते हैं लौटता हुआ मानसून यानी उत्तरी पूर्वी मानसून। तो इसका मतलब 180 डिग्री चेंजेस आ गई, 180 डिग्री जो है वो दिशा के अंदर बदलाव देखने को मिलता है। तो ये उन्हीं हवाओं की बात हो रही है इस मौसम शब्द के माध्यम से। यानी जो अरब के नाविक थे, अरब के जो व्यापारी थे, उनका आना जाना रहता था अरब सागर से, तो उनको यहाँ पर थोड़ा आभास हुआ इन हवाओं का, क्योंकि जो पहले व्यापारी और होते थे जो नावों के माध्यम से चलते थे, समुद्र की यात्रा रहती थी क्योंकि प्लेन वगैरह तो होते नहीं थे, तो लंबी दूरियां जो समुद्र के माध्यम से वो जाते थे तो वो हवाओं को फॉलो करते थे। ठीक है, इसलिए आपने कभी जब वायुदाब पेटियों का जब आप अध्ययन करते हो, जो 7 वायुदाब पेटियां अपने पूरे ग्लोब पर देखने को मिलती है, उनमें आप 30 से 35 डिग्री के आसपास बात करते हो कि इनको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, अस्सो अक्षांश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर हाई प्रेशर की वजह से जो समुद्री जहाजों के अंदर जो घोड़ों को लाद कर वो लेकर जाते थे, तो कई बार क्या है कि उनको हवाओं के सामने उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, हेवी वजन बहुत ज्यादा हो जाता था घोड़ों का। तब कई बार क्या करते थे, वो घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे अपने वजन को हल्का करने के लिए, ताकि वो हवाओं को फॉलो करके आगे बढ़ सके। तो इस वजह से क्या है, उसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाने लगा, अशोक। उसी तरह क्या है कि जब वो अरब के व्यापारी इस अरब सागर के एरिया से गुजरते थे तब उन हवाओं का उन्हें आभास हुआ, जो हवाएं हर छठे महीने अपनी दिशा को पूरी तरह से बदल लेती थी। पहले ग्रीष्म ऋतु में वो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलती थी और बाद में वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती थी। ठीक है, जैसे अपन अगर बात करें तो ये मान लीजिए इंडिया वाला पार्ट है। तो पहले अगर अपन ग्रीष्म ऋतु में देखें तो हवाएं इस तरह से नजर आती है आपको, फिर 6 महीने बाद हवाएं आपको उत्तर पूर्व से इधर को चलती हुई नजर आती है। तो ये जो पैटर्न उन्होंने देखा तो इसको नाम दिया था उन्होंने मौसम, और इसी शब्द से आगे ठीक है अपभ्रंश के रूप में ये मानसून बन गया। ठीक है, तो कुल मिला के आपको कोई पूछे तो ये अरबी भाषा का शब्द है मौसम, उससे ये मानसून शब्द बना है। और इसका जो अर्थ है वो क्या होता है, सीजन यानी ऋतु, यानी हवाओं की दिशा में ऋतु के साथ 180 डिग्री पूरा का पूरा परिवर्तन दिशा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये शब्द का मीनिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो कई सारे विद्यार्थी हैं वो जब मानसून का अध्ययन करते हैं तो केवल और केवल
भारत के संदर्भ में इसको पढ़ते हैं, केवल और केवल इंडिया के संदर्भ में पढ़ते हैं, तो उनको इस बात का आइडिया नहीं रहता कि मानसून क्षेत्र केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि अपने ग्लोब के ठीक ठाक हिस्से पर ये हवाएं देखने को मिलती है। तो ये अपने जो मानसून का एरिया है वो ये हमारा इंडिया, यहाँ पर आप देख सकते हो भारत को। भारत के अलावा इधर अपना जो अफ्रीका महाद्वीप का ये गिन्नी वाला तट है, गिन्नी के तट से लेकर ये जो अयनवर्तीय क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप के, यहाँ से होता है ये पश्चिमी अफ्रीका वाला एरिया, इधर अपना चाइना, जापान, दक्षिणी कोरिया वाला ये क्षेत्र, इसके अलावा फिलीपींस, इंडोनेशिया वाला ये भाग, और इधर अपना ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी भाग है यहाँ तक, ये पूरा का पूरा विश्व में मानसूनी क्षेत्र है। ठीक है, तो आपको मानसून को जानने और समझने से पहले थोड़ा सा इस बात का ध्यान रहे कि मानसून का क्षेत्र है वो केवल भारत तक सीमित नहीं है। मानसून एरिया एक लंबी पेटी के रूप में, एक जोन के रूप में आपको देखने को मिलता है। हाँ, अगर आपको पूछे कि जो आइडियल मानसून है, वो आदर्श स्थिति है वो मानसून की, वो इंडिया पर देखने को मिलती है। वो कैसे मिलती है, अगर आगे अपन इन चीजों को समझेंगे तब आपको समझ आएगा कि जो आइडियल कंडीशन है वो केवल भारत के ऊपर ही देखने को मिलती है मानसून की। ठीक है, बाकी मानसून से प्रभावित जो क्षेत्र है वो ठीक ठाक एरिया है, ये ध्यान में रखना आप। इधर गिन्नी के तट से लेकर इधर जापान तक है, नीचे अपने ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग भी, जो अपने यहाँ पर जब लौटता हुआ मानसून होता है ना, मानसून का रिट्रीट होता है, उस वक्त मानसूनी हवाएं हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बारिश करती है। क्यों? क्योंकि जो अपना ऑस्ट्रेलिया वो दक्षिणी गोलार्ध में है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है उस वक्त ये मानसूनी हवाएं हैं जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पर उत्तरी इलाके में बारिश करती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये मानसूनी एरिया है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मानसून को सीधा अगर थ्योरी के साथ शुरू करें तो थोड़ा सा इसके साथ मानसून के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि मानसून को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको जानना अपने को बहुत जरूरी है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ गई तो मानसून का जो बाकी पार्ट है वो आपको ज्यादा कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, तो आ जाओ, पहले सबसे पहले कुछ आधारभूत संकल्पनाएं हैं उनको ही देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो जो ताप की संकल्पना, यानी यहाँ पर विभेदक विभेदक ताप की बात हो रही है, यानी डिफरेंट रूप से स्थल, लैंड पार्ट और वाटर बॉडी का जो गर्म होना होता है, उस संदर्भ में यहाँ पर ताप की संकल्पना की बात हो रही है। ठीक है, आप वहां मत जोड़ लेना थर्मल थ्योरी के साथ इसको। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं वाटर बॉडी की और लैंड पार्ट की, तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो स्थल भाग होता है वो जल्दी ही गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। जो लैंड पार्ट है वो ये कैसे होता है, देखिए, जो स्थल भाग होता है वो ठोस होता है अपने आप में। ठीक है, एक पारदर्शी नहीं होता, तो जो भी सूर्य की किरणें स्थल भाग पर गिरती है वो उसी पर्टिकुलर एरिया को गर्म करती है। वहीं अगर अपन वाटर बॉडी की बात करें तो ये पारदर्शी होता है। अगर कहीं पर किसी वाटर बॉडी पर सूर्य की किरणें गिरेगी तो वो क्या है, वहां से तापमान है वो फैल जाएगा, वहां पर पानी गर्म होगा और पानी दूसरी दिशा में फैल जाएगा। इसलिए पर्टिकुलर स्थान विशेष पे वो जो सूर्य की किरणें हैं वो जितना लैंड पार्ट को गर्म करती है उतना जलीय पार्ट को, यानी वाटर बॉडी को गर्म नहीं कर पाती। ठीक है, तो जलीय जो वाटर बॉडी होती है वो देरी से गर्म होती है और देरी से ही ठंडा होता है। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा, क्योंकि आगे इस चीज को अपन जब थ्योरीज पढ़ेंगे, जो मानसून के मैकेनिज्म के मॉडल पढ़ेंगे, तब ये चीजें आएगी, तब ये बेसिक संकल्पना है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, स्थल भाग है, लैंड पार्ट है वो जल्दी गर्म होता है, ये मैंने बात बता भी दी। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि स्थल पार्ट है वो, जो लैंड पार्ट है वो ठोस होता है, अपारदर्शी होता है, तो जो भी सूर्य का जो भी किरणें पड़ती है वो ज्यादा फैलती नहीं, उसी पर्टिकुलर स्थान को गर्म करती है। वही जलीय बॉडी है वो देरी से ठंडी होती है और देरी से गर्म होती है, क्योंकि वो जो सूर्य की किरणें जिस भी वाटर बॉडी पे गिरती है वहां का पानी गर्म होकर तापमान को फैला देता है, तो इसलिए वो पर्टिकुलर एरियाज है वो देरी से ही ठंडा होता है और देरी से ही गर्म होता है। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो कुल मिला के ये पहली संकल्पना है, ये शायद सभी को क्लियर होगी, बहुत ही सामान्य चीज है। ठीक है, अगली जो संकल्पना है वो है तापमान और वायुदाब का संबंध। देखो, तापमान और वायुदाब के संबंध को समझना होगा अपने को। पहले क्या होता है, देखो, अगर कहीं पर हाई टेम्परेचर है, कहीं पर हाई टेम्परेचर है, मान लीजिए ये स्थान विशेष है, यहाँ पर तापमान उच्च है,
अगर यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा तो जो यहाँ पर हवाएं आएगी, जो यहाँ पर हवाएं आएगी वो हवाएं गर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर तापमान ज्यादा है। यहाँ पर वो गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो ये एरिया खाली हो जाएगा, तो यहां पर लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? लो प्रेशर। इसका मतलब जहां पर हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, उच्च तापमान देखने को मिलते हैं, वहां पर आपको लो प्रेशर का निर्माण होगा। वहीं अगर अपन बात करें लो टेम्परेचर की, तो जहां पर तापमान कम होंगे वहां पर हवाएं ठंडी होकर नीचे बैठेगी, तो नीचे बैठेगी, इसकी वजह से यहां पर यहां पर टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर होगा, वहां पर हवाएं ठंडी होकर नीचे बैठेगी, इसलिए वहां पर हाई प्रेशर बनेगा। तो ये जो संकल्पना है, ये आपके, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जहां पर हाई टेम्परेचर होगा वहां पर लो प्रेशर बनेगा, और जहां पर लो टेम्परेचर होगा वहां पर हाई प्रेशर बनेगा। और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर मूव करती है। ये भी क्लियर होगा आपकी। अब कैसे, इसको थोड़ा एक उदाहरण के साथ समझने का प्रयास कीजिए। कोई गुब्बारा लीजिए, उसमें हवा भरिए, आप हवा भर के बंद करिए, फिर अचानक से उस गुब्बारे को खोलिए। अब जब आपने हवा भरी तो पूरा जोर लगाया, पूरा जोर लगा के हवा भरी, तो आसपास की जो हवा थी उससे ज्यादा है कहीं ना कहीं गुब्बारे में हवा, पूरे प्रेशर के साथ आपने पूरा जोर लगा के हवा भरी, तो इसका मतलब जो गुब्बारे के अंदर का भाग है वहां पर हाई प्रेशर हो गया। अब जब आप उसको छोड़ोगे तो वो हवा बाहर की ओर भागेगी, बाहर की ओर दौड़ेगी। क्यों दौड़ रही है भी वो बाहर की ओर, वो अंदर ही क्यों नहीं रुक रही? क्या कारण है? तो यही होता है कि अंदर हाई प्रेशर है और बाहर लो प्रेशर है, इसलिए हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागती है। तो ये चीज आपके क्लियर होनी चाहिए कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर मूव करती है, और जहां पर हाई टेम्परेचर होगा वहां पर लो प्रेशर बनेगा, और जहां पर लो टेम्परेचर होगा वहां पर हाई प्रेशर बनेगा, और यही बात यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, ये एक आप डायग्राम के माध्यम से चीज को देख सकते हो। देखो, ये देखिए यहां पर क्या है, निम्न वायु दाब लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर हाई टेम्परेचर है, तापमान उच्च है। तो तापमान उच्च होने की वजह से जो हवाएं दोनों साइड से आ रही है, वो हवा क्या हो रही है? गर्म हो रही है, गर्म होकर हल्की हो रही है, और हल्की होकर ऊपर उठ रही है। ठीक है, अब जब ये हवा ऊपर उठ रही है तो यहां पर जो नीचे स्थलीय भाग है, ये जो सतह है, इस सतह पर क्या होगा? लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? लो प्रेशर। फिर ये हवाएं ऊपरी वायुमंडल संचरण में चली जाती है, तो ऊपरी वायुमंडल के अंदर ये हवाएं वापिस से दोनों दिशाओं में मूव करती है। ठीक है, फिर कोई भी आगे मान लीजिए कहीं भी कोई स्थान था, वहां पर दूसरी तरफ से भी हवा आ रही थी, दोनों हवाएं मिलकर ये ऊपरी वायुमंडल में क्या होता है, जैसे जैसे अपन धरातल से ऊपर जाते हैं तो अपने क्या होता है, टेम्परेचर गिरते जाते हैं, तापमान गिरता है। तापमान गिरेगा, धरातल पर जो तापमान होगा वो तापमान ऊपर जाएंगे तो गिरेगा, तो तापमान गिरेगा तो ऊपर जा रही हवा भी ठंडी होगी। अगर उसमें मॉइस्चर है, अगर उसमें आर्द्रता है, तो वो क्या होगे, यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, संघनन होगा और बारिश हो जाएगी। अगर मान लीजिए उस हवा के अंदर आर्द्रता नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, तो वो क्या करेगी, ठंडी होगी, ठंडी होकर वापिस से किसी स्थान विशेष पर जाकर नीचे बैठ जाएगी, और नीचे बैठेगी तो फिर वहां पर क्या करेगी, हाई प्रेशर बनाएगी, उच्च वायु दाब बनाएगी। अब मुझे बताओ, ये बेसिक सी बात आपके समझ आई या नहीं आई? दोनों संकल्पनाएं क्लियर है? अब आगे चलें, चलो आ जाओ। तीसरी बात है कोरियोलिस फोर्स। अब बताओ कोरियोलिस फोर्स क्या है, कैसे काम करता है? ये अगर समझ में आया तो आपने मानसून जब मैकेनिज्म को समझेंगे तो और ज्यादा आसानी होगी। देखो, कोरियोलिस नाम के एक विद्वान थे जिनका पूरा नाम जी कोरियोलिस था, फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले इस आभासी बल के बारे में बताया था। ये अपने आप में वैसे कोई फोर्स नहीं है, ये एक आभासी बल है। ठीक है, कोई भी गतिमान वस्तु है, इन्होंने तो सबसे पहले हालांकि फिजिक्स में ये जो बल है इसके बारे में परिचित करवाया था, लेकिन बाद में इसको भूगोल के अंदर हवाओं के ऊपर लागू करने वाले विद्वान थे, वो थे फेरल मोटे। क्या नाम था? फेरल, इसलिए अपन इसको फेरल का नियम भी कह देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बल है, उस बल को
अप्लाई किया था फेरल ने, और इसको सबसे पहले इसके बारे में बताया था कोरियोलिस महोदय ने, जिनका नाम था जीजी कोरियोलिस, फ्रांस के रहने वाले थे। फिजिक्स में इसका सबसे पहले उन्होंने परिचित करवाया था। तो ये बल क्या होता है? ये बल एक आभासी बल होता है। कोई भी गतिमान वस्तु है उसके ऊपर ये काम करता है। आप कई बार मेले वगैरह में जाते हो, आप उस झूले पर झूल रहे होते हो जो गोल गोल घूम रहा है। मान लीजिए आप दो दोस्त अलग अलग किनारे पर बैठे हो और उस झूले पर तेज गति से घूम रहे हो। अब घूमते घूमते आपने क्या, कोई बॉल लिया और बॉल अपनी दोस्त की तरफ सीधी रेखा में यानी सीधी दिशा में फेंका हो। आपने सोचा कि ये बॉल सीधा उसके पास जाएगा, लेकिन हुआ ये कि वो बॉल उस दोस्त से 2-4 कदम आगे जाकर गिरा। हालांकि आपने निशाना एकदम सीधा लगाया था, लेकिन वो बॉल 2-4 कदम दूर जाके गिरा। कैसे हुआ ये? क्योंकि जो झूला था वो भी तो घूम ही रहा था। आपने जिस वक्त बॉल फेंकी उस वक्त आपने सही निशाना लगाया था, सीधी जानी थी। अगर वो झूला रुका हुआ होता तो वो बॉल सीधी जाती दोस्त के पास। लेकिन जब वो बॉल हवा में थी उस वक्त झूला भी तो घूम रहा था, झूला तो घूम गया, वो आपका दोस्त भी घूम गया। तो वो क्या हुआ, वो आपके राइट साइड के अंदर मूव कर गई, यानी ऐसे विस्थापित हो गई और 2-4 कदम दूर जाके गिरी। बस यही जो बल है, यही जो आभासी बल है, वो कोरियोलिस फोर्स है। अब आप इसको किसी पे अप्लाई कर दीजिए, जो भी गतिमान वस्तु है, जैसे रेलगाड़ी है, बस है, कोई झूला है, या पृथ्वी भी अपने अक्ष पर रोटेशन करती है पश्चिम से पूर्व, तो उस पर भी अप्लाई कर दीजिए। अब मान लीजिए जैसे ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये घूम रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए घूमते हुए मैं इस पे सीधा जाना चाह रहा हूं, तो लेकिन सीधा नहीं जाकर देखो ऐसे तिरछा जाया जा रहा है। मैं सीधा जाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं इधर उत्तरी गोलार्ध में अपनी राइट साइड यानी दाई साइड मूव कर रहा हूं, विस्थापित हो रहा हूं। देख लो, ये मैं कोई मेरी तरफ से जानबूझ के नहीं कर रहा, ये मैं घूम रहा हूं, मैं सीधा जाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं इसके राइट साइड में यानी दाई साइड में विस्थापित हो रहा हूं। तो यही जो बल है, ये जो आभासी बल है, इसके बारे में परिचित करवाया था कोरियोलिस महोदय ने। इन्होंने कहा कि भी कोई गतिमान वस्तु है उसके ऊपर ये जो आभासी बल है काम करता है। ये वैसे फोर्स नहीं है कि कोई भी गतिमान वस्तु है उसकी गति बढ़ा देगा या कम कर देगा। गति यानी वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस केवल और केवल उसके दिशा को थोड़ा सा विस्थापित करेगा, उसकी दिशा, उसके मूवमेंट को ऐसे विस्थापित कर देगा। तो इसके बारे में अपने को फेरल महोदय ने बताया। क्योंकि अपने जो पूरे ग्लोब के ऊपर 7 वायुदाब पेटियां हैं, ये पढ़ी होगी आपने वायुदाब पेटी वाले चैप्टर के अंदर। तो इन 7 वायुदाब पेटियों के अंदर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर विंड है वो मूव करती है, जिसके अंदर अपन मुख्य रूप से जो प्लेनेटरी विंड्स है वो 3 टाइप की देखते हैं। कौन कौन सी? तो अपन यहाँ पर थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस ही कर लेते हैं। अपन प्लेनेटरी विंड के रूप में 3 विंड्स देखते हैं। कौन कौन सी? एक तो है अपनी ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवने, दूसरी पछुआ पवने वेस्टर्लीज, और तीसरी है ध्रुवीय पवने यानी पोलर। तो ये 3 टाइप की अपन प्लेनेटरी विंड्स देखते हैं, जिनको अपन स्थायी पवने कहते हैं। ये कहाँ मूव करती है? ये अपने जो 7 वायुदाब पेटियां हैं उन वायुदाब पेटियों में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर मूव करती है। हालांकि अगर पृथ्वी रुकी हुई होती, पृथ्वी गतिमान नहीं होती, अपने अक्ष पर रोटेशन पर नहीं घूम रही होती, तो ये हवाएं सीधी चलती, नो डाउट सीधी चलती। लेकिन पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर घूम रही है, तो ये हवाएं भी क्या करती है, उत्तरी गोलार्ध में तो अपने राइट साइड यानी दाईं साइड में विस्थापित हो जाती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं साइड यानी लेफ्ट साइड विस्थापित हो जाती है। बस यही बात समझनी है अपने को, और इन्हीं बातों के माध्यम से अपने को मानसून का मैकेनिज्म है वो समझ भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो मानसून में ज्यादा जोर नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो देखो पृथ्वी का घूर्णन, घूर्णन के कारण हवाएं अपने मूल मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, ये बात अपन ने अभी की। फेरल का नियम, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर हवाएं हैं वो मुड़ जाती है। इस बात का परिचय अपने को फेरल महोदय ने करवाया, इसलिए अपन इसको फेरल का नियम कह देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो 0 डिग्री होता है इक्वेटर, ठीक है, इसके ऊपर जो आपका कोरियोलिस फोर्स होता है वो 0 होता है, और सबसे अधिकतम है वो ये इफेक्टिव रहता है 90 डिग्री पर। ठीक है, तो आपको कोई पूछ ले अधिकतम कोरियोलिस फोर्स है, आपको तुलनात्मक रूप से आपको पोल साइड पे ज्यादा दिखेगा, और जो 0 डिग्री यानी इक्वेटर है उस पे आपको ये सबसे कम मिलेगा। ठीक है, यानी एकदम से ही
जीरो हो जाएगा, ये कोरियोलिस फोर्स इसकी वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। तभी तो अपन कहते हैं ना 0 डिग्री से 5 डिग्री बीच में कोई साइक्लोन वगैरह अपने को नहीं देखने मिलते, एकदम शांत पेटी है, डोल्ड्रम, जिसको अपन डोल्ड्रम कहते हैं। क्यों है शांत पेटी? क्योंकि यहाँ पर कोई साइक्लोन वगैरह बनता ही नहीं। साइक्लोन बनने के लिए ये जरूरी है फेरल का नियम, क्योंकि हवाओं का अपने उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड में मूव होना और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड मूव होना जरूरी है। क्योंकि अगर वो मूव नहीं करेगी तो ऐसे चक्राकार वो कैसे घूमेगी, चक्राकार घूम नहीं पाएगी, तो साइक्लोन भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए वो जो है अपन 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच का जो एरिया है इसको अपन शांत पेटी के रूप में देखते हैं, डोल्ड्रम के रूप में देखते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। चले 3 चीजें देख ली अपन ने। आ जाओ, चौथी चीज है वायुदाब पेटियां। इनके बारे में आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि इस पे अगर वैसे अलग से पढ़ने लगे तो एक पूरी क्लास हो जाएगी, तो इसलिए आपको केवल ध्यान में रखना है। पूरे ग्लोब पर 7 वायुदाब पेटियां हैं, जिसमें आपकी 3 तो है वो तापजन्य है और आपके 4 है वो गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं। अब मैं इनको गतिजन्य और तापजन्य क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो इक्वेटर पर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है वो ताप यानी तापमान की वजह से बनती है, उसका निर्माण होता है। कैसे होता है? क्योंकि 0 डिग्री से जो दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री के बीच में जो पेटी होती है ना, वहां पर मैक्सिमम टाइम सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो वहां पर तापमान ज्यादा देखने को मिलता है और ज्यादा तापमान होने की वजह से वहां पर क्या है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, यानी लो प्रेशर बनता है। इसलिए ये क्या है, ये ताप से बनती है। वहीं अगर अपन ध्रुवों पर बात करें 90 डिग्री पोल्स पर, तो वहां पर क्या है, अत्यधिक ठंड रहती है, क्योंकि सूर्य की किरणें पूरे साल में कभी सीधी तो वहां गिरती नहीं, वही कभी उत्तरी गोलार्ध में होता है तब 6 महीने थोड़ा प्रकाश देखने को मिलता है। तो वहां पर अत्यधिक ठंड की वजह से वहां पर हवाएं ठंडी होकर नीचे बैठती है, इसलिए वहां पर परमानेंटली हाई प्रेशर बना रहता है। ठीक है, तो ये जो ध्रुवीय हाई प्रेशर बेल्ट जो दोनों गोलार्धों में है, और एक आप अपनी होगी इक्वेटर वाली जो लो प्रेशर बेल्ट है, ये तीनों तापजन्य पेटी है। ठीक है, और बाकी जो आपकी एक तो आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और उसके अलावा उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब, दोनों ये ऊपरी उत्तरी गोलार्ध में और 2 ही आपके दक्षिणी गोलार्ध में, ये दोनों चारों है वो गतिजन्य पेटियां हैं। ठीक है, ये अपने पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से ही इनका निर्माण होता है। तो कुल मिला के आपको कोई पूछ ले कि वायुदाब पेटियां कैसे बनती है, कैसे निर्माण होता है इनका, तो आप कह सकते हो कि तापमान और पृथ्वी की गति यानी घूर्णन की वजह से इन पेटियों का निर्माण होता है। और ये 7 वायुदाब पेटियां हैं, और इन पेटियों के अंदर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं हैं वो मूव करती है। अब देखो थोड़ी सी चीज एक अगर यहां पर ही देख लो तो आगे समस्या नहीं आएगी। अब ये जो 7 वायुदाब पेटियां आपको नजर आ रही होगी, ये इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट है, और इस लो प्रेशर बेल्ट के दोनों ओर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, जिसको अपन हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, जिसको अक्षो अक्षांश कहते हैं, तो यहां पर हाई प्रेशर है दोनों साइड और बीच में इक्वेटर पर लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं क्या है, मूव करेगी। अब उत्तरी गोलार्ध में तो क्या करेगी, आप इस हवा की दिशा में मूव करके खड़े होगे तो ये आपके राइट साइड में मूव करेगी। ठीक है, विक्षेपित होगी फेरल के नियम के अनुसार। तो ये देखो राइट साइड में विक्षेपित हो रही है। इसी तरह अपने दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, लेफ्ट साइड विक्षेपित होगी, तो ये लेफ्ट साइड में विक्षेपित हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों हवाओं को जो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री की जो हाई प्रेशर बेल्ट है, उससे लेके जो 0 से 5 की लो प्रेशर बेल्ट के बीच में जो हवाएं चलती है, उनको ट्रेड विंड्स कहते हैं, व्यापारिक पवने कहते हैं। क्यों कहते हैं व्यापारिक पवने? क्योंकि ज्यादातर जो पहले आज से काफी 10 सालों पहले जब व्यापार हुआ करते थे, तो इन्हीं हवाओं को फॉलो करते हुए व्यापारी क्या है आगे बढ़ते थे, तो उस वजह से इनको व्यापारिक पवने कहा जाने लगा। तो ज्यादातर ट्रेड इन्हीं पवनों के साथ होता था, तो इसलिए इनको व्यापारिक पवने कहते हैं। अब जो हाई प्रेशर बेल्ट थी 30 से 35 डिग्री के बीच में, जिसको अपन हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, उससे ऊपर वाली बेल्ट है वो अपने उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है। तो इस हाई प्रेशर से उधर भी तो चलेगी लो प्रेशर की ओर, तो ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट साइड विक्षेपित होगी और दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट साइड है वो विक्षेपित होगी। तो ये देखो दोनों गोलार्धों में दिखने को मिल रही है आपको। इनको कहते हैं पछुआ पवने यानी वेस्टर्ली। वेस्टर्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनको आप इस तरह से देखोगे तो आपको लगेगा ये वेस्ट साइड से यानी पश्चिम से पूर्व की ओर मूव कर रही है। ठीक है, हालांकि ये वेस्ट
प्रॉपरली पूर्व पश्चिम से पूर्व नहीं होती, ये वैसे तो दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ मूव करती है, लेकिन मोटे तौर पर इनको कहा जाता है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, मूव करती है। तो इनको क्या है, पछुआ पौने कहा जाता है। फिर जो अपना 60 से 65 डिग्री के बीच में उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है दोनों गोलार्धों में, इन पेटियों, जो ये पेटी है लो प्रेशर वाली बेल्ट है, अपने ध्रुव पर अपन ने पहले बात की थी कि तापजन्य हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती है दोनों गोलार्धों में। तो उस हाई प्रेशर से फिर इस लो प्रेशर की तरफ भी तो हवाएं चलेगी, तो वही रूल लागू होगा, फेरल का नियम। तो दोनों गोलार्धों में ये जो हवाएं होती है इनको कहते हैं पोलर विंड्स, यानी ध्रुवीय पवनें। बस ये चीज आपके क्लियर होनी जरूरी थी इन वायुदाब पेटियों के संदर्भ में, क्योंकि आगे जब अपन मानसून को पढ़ेंगे तो इनकी बार बार बात आएगी, इसलिए ये यहाँ पर क्लियरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ। ध्यान रखना ये पवनें क्या होती है, स्थायी होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये पूरे वर्ष भर, पूरे वर्ष एक निश्चित दिशा में बहती रहती है, इसलिए इनको स्थायी पवनें कहते हैं, निश्चित दिशा में। इनको प्लेनेटरी विंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरे ग्रह पर, पूरी पृथ्वी के ऊपर नजर आती है, इसलिए इनको प्लेनेटरी विंड भी कहते हैं। तो ये पवनें आपके यहाँ तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो, अगर पवनों की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स की बात करें, तो जो विंड्स के टाइप हैं वो 3 टाइप की विंड्स अपने को अपने इस ग्लोब पर देखने को मिलती है। कौन कौन सी, एक तो अभी अपने बात करी स्थायी पवनें, जिनको अपन सनातनी या फिर प्लेनेटरी विंड भी कहते हैं, पूरे साल बड़े क्षेत्रों के अंदर एक निश्चित दिशा में बहती है, जो 3 होती हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें। दूसरी होती है मौसमी और दैनिक पवनें। कई विद्वान इनको अलग अलग, इनके क्लासिफिकेशन में अलग अलग बताते हैं, लेकिन कई जगह इनको दोनों को साथ ले लिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो दैनिक पवनें होती है ना, वो दिन और रात के हिसाब से ही अपनी दिशा को बदल लेती है। जैसे स्थल समीर, जल समीर, पर्वतीय समीर, घाटी समीर। अब जैसे पर्वतीय समीर और घाटी समीर, अब ये है, ये रात और दिन के हिसाब से ही बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है, दिन के अंदर क्या होता है, जो पर्वतों का ऊपरी भाग है वो सीधा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो वो गर्म होता है, हाई टेम्परेचर होते हैं, तो वहां पर लो प्रेशर बनता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वतीय भाग है और ये इसकी घाटी है, ये घाटी है, ये टॉप है किसी पर्वत का, तो यहां पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है, तो यहां पर क्या है, दिन के अंदर लो प्रेशर बन जाता है, और वहीं घाटी के अंदर हाई प्रेशर रहता है दिन के अंदर। तो फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की और दिन के अंदर हवाएं चलती है घाटी से पर्वतों की ओर, उनको कहते हैं घाटी समीर। वहीं रात के अंदर कंडीशन बदल जाती है। देखो कैसे बदलती है, रात के अंदर क्या होता है, पार्थिव विकिरणों की वजह से, पार्थिव विकिरणों की वजह से जो अपना पर्वतों का ऊपरी हिस्सा होता है वहां से सबसे ज्यादा लॉस होता है, तो वो जल्दी ठंडा होता है। क्योंकि जो पार्थिव विकिरणें है ना, जो वापिस अंतरिक्ष में जाती है, उसकी वजह से पर्वतों का ऊपरी भाग है उसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तो वो जल्दी ठंडा होता है। तो ये जल्दी ठंडा होने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, और वहीं जो घाटी वाला एरिया है वो इसके तुलना में थोड़ा गर्म होता है, तो वहां पर लो प्रेशर रहता है। तो रात को क्या होगा, इधर ऊपर से नीचे की ओर हवाएं चलेगी, इनको कह देते हैं पर्वतीय समीर। बस, तो ये क्या है, 24 घंटे के अंदर ही अपनी दिशा को बदल लेती है। वहीं अगर मौसमी पवनों की बात करें तो ये ऋतु के साथ, यानी लगभग लगभग 6 महीने के बाद अपनी दिशा को पूरी बदलती है, तो उनको कहते हैं अपन मौसमी पवनें। और मौसमी पवनों का ही पार्ट है अपनी मानसूनी विंड्स। कौन सी, मानसूनी पवनें। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। देखिए, ऋतु या दिन रात के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली पवनों को अपन मौसमी और दैनिक पवनें कहते हैं। वही तीसरी टाइप की जो विंड होती है वो होती है लोकल विंड। लोकल विंड कोई एक विशिष्ट छोटे क्षेत्र पर विशिष्ट गुणों वाली जो पवनें होती है, जैसे अपने लू चलती है पश्चिमी राजस्थान में, वहीं अपने उत्तरी अमेरिका के अंदर चिनूक देखने को मिलती है, यूरोप के अंदर फोन देखने को मिलती है, हरमटन वगैरह कई सारी पवनें हैं जो एक छोटे एरिया पे अपने विशिष्ट गुणों को लेकर आगे बढ़ती है। तो कई पवनें इनमें गर्म होती है, कई ठंडी होती है। तो ये जो पवनें होती है इनको कहते हैं लोकल विंड यानी स्थानीय पवनें। तो ये 3 टाइप की पवनें मैंने क्यों बताई यहाँ पर, क्योंकि आपको अगर कभी ऐसे ही पूछ लिया जाए कि बताइए जो ग्लोबल जो विंड सर्कुलेशन है उसके अंदर मानसूनी पवनें किसका भाग है,
तो आपको ध्यान होना चाहिए ना, ये मौसमी पवनों का पार्ट है। ठीक है, चले आगे, आ जाओ। अब एक आपके आगे जब अपन मैकेनिज्म समझेंगे तो उसमें जेट स्ट्रीम की भी बात आएगी, तो हल्का सा यहाँ पर जेट स्ट्रीम के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्या होती है जेट स्ट्रीम। देखिए जेट स्ट्रीम है वो अपने क्षोभ मंडल, जो वायुमंडल की जो निचली परत है उसके ऊपरी भाग के अंदर सीमा पर चलने वाली तेज तीव्र हवाएं हैं, और ये हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है। ठीक बात है। इनकी गति बहुत तेज होती है, इनकी स्पीड होती है लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 400 किलोमीटर तक। सर्दियों में तो ये 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। दिशा इनकी पश्चिम से पूर्व होती है, वेस्ट टू ईस्ट, और मार्ग इनका है वो मियांड्रिंग यानी सर्पिलाकार होता है, तभी तो इनको रोसबी वेव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोसबी तरंगे। ध्यान रहेगा, कभी आपको पूछ ले तो ये भी ध्यान रखना, रोसबी तरंगे। अब ये बनती कैसे है, सवाल ये भी तो बड़ा बड़ा है ना। बी, ये ऊपरी वायु संचरण है उसके अंदर कैसे बनती है, तो देखो जो अपनी 3 सेल्स होती है वो आपने वायुदाब पेटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। जब अपने धरातल पर जो विंड्स मूव करती है, जो अपने अभी देखी व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवी पवने, ठीक है, ये जो विंड्स होती है, देखो ये 0 डिग्री है, ये यहां पर मान लीजिए 30 डिग्री है, और यहां पर मान लीजिए 60 डिग्री है, और ये आपका पोल एरिया हो गया 90 डिग्री। जो दो धरातल पर जो पवने चलती है, वो पवने धरातल पर, जैसे मान लीजिए यहां पर 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में दोनों जो अपने ट्रेड विंड्स है वो आकर मिलती है, दोनों ट्रेड विंड्स। अब ये जब आकर मिलेगी तो ये दोनों आपस में इनका कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस होकर ये ऊपर भी तो उठेगी भैया। जब ये ऊपर उठेगी तो ऊपरी भी एक सीमा ऐसी होगी जहां पर जाकर ये दोनों दिशाओं में वापिस इधर से मूव कर जाएगी, फैल जाएगी, ये सिस्टम। और इसी की वजह से जो पूरी सेल बनती है उसको अपन अलग अलग नाम देते हैं, जैसे फेरल सेल होगी, हेडली सेल होगी, पोलर सेल होगी। ठीक है, ये हालांकि भूगोल के विद्यार्थी इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, और सिविल सेवा वाले थोड़े इसको ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है, जब ये हवाएं कन्वर्जेंस होकर ऊपर उठती है तो ऊपर भी एक ऐसा क्षेत्र जोन बनता है जहां पर कहीं तो हवाएं कन्वर्जेंस हो रहा है, कहीं हवाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। तो उस क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर जो हवाएं मिलती है या उन आपस में दूर जाती है, तो वहां एक हवाओं का पूरा पैटर्न बनता है। वो पैटर्न मूव करता है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से पश्चिम से पूर्व। अब आप कहोगे सर ये पश्चिम से पूर्व ही क्यों चलती है, इनमें क्यों नहीं विक्षेपण होता? इनमें भी विक्षेपण होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ऊपरी वायु संचरण में घर्षण बल काम नहीं करता। घर्षण बल काम नहीं करने की वजह से ये पश्चिम से पूर्व ही मूव करती है, बड़ी तेज गति से चलती है। स्पीड इनकी मैंने अभी बात करी 120 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। अब देखो ये जो जेट स्ट्रीम होती है ना, इनका सबसे पहले पता तब चला जब अमेरिका के जो पायलट थे, अमेरिकी पायलट थे, वो जापान में बम गिराने आ रहे थे, तो जापान साइड आने में उनको थोड़ी मुश्किलात हो रहे थे। ठीक है, क्योंकि सामने से जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व आ रही थी, तो उनके विमान में एक तो ईंधन की बर्बादी ज्यादा हो रही थी और जोर भी आ रहा था। ठीक है, तब उनको एहसास हुआ कि यार यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। जब वो जापान से बम डाल के वापिस जा रहे थे अमेरिका की तरफ, तब उनको कोई जोर नहीं आ रहा, बड़ी स्मूथली उनके जो विमान थे वो आगे बढ़ रहे थे। तब उन्होंने इन पवनों के बारे में पहचान की, तब से इनको जेट पवने यानी जेट स्ट्रीम कहा जाने लगा। ठीक है, क्योंकि वो जेट विमान जो चलाने वाले जो पायलट थे उन्होंने इसको सबसे पहली बार खोजा था, इसलिए इनको जेट स्ट्रीम कहा जाने लगा। तिब्बती जेट, अब देखो मूलतः अगर बात करें तो परमानेंटली जो जेट स्ट्रीम है वो दो ही है, एक तो है अपनी सब ट्रॉपिकल और एक पोलर एरियाज वाली जेट, दो ही जेट चलती है। लेकिन कुछ अस्थायी जेट्स भी बनती है, जैसे अपन तिब्बत प्लेट्यू की बात करते हैं तो वहां पर ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट भी बनती है। ठीक है, जिसको अपन उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट कहते हैं, वो अस्थायी जेट्स होती है, वो परमानेंटली जेट नहीं है। ठीक है, उसी तरह कई लोग सोमाली जेट को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, कई बार जो पोलर एरियाज में नाइट में जो जेट स्ट्रीम बनती है उसको भी लेते हैं। तो कुल मिला के मेनली अगर आपको ध्यान रखना है तो ध्यान रखना है कि ये दो जेट होती है। पहली जो जेट है उसका तो लगभग 20 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में निर्माण होता है, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर 6 से 14 किलोमीटर के बीच में वो पश्चिम से पूर्व मूव करती है। और एक जो जेट होती है वो लगभग आपके
60 डिग्री के आसपास ऊपरी वायुमंडल में बनती है। तो ये दोनों जेट स्ट्रीम लगता है, क्योंकि अब जेट स्ट्रीम वैसे अगर पढ़े तो पूरा टॉपिक है ये, मैं इसके पूरे मैकेनिज्म पर बात करता, लेकिन मैं यहाँ पर केवल इन चीजों से परिचित कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि अपना मूल टॉपिक है वो मानसून है, उससे अपने को भटकना नहीं है। ठीक है, कभी कहोगे तो जेट स्ट्रीम पर पूरा एक चैप्टर कर सकते हैं, मैं यहाँ पर परिचित कराना चाह रहा हूँ। बार बार नाम आएंगे, जेट स्ट्रीम नाम आएगा, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, तापमान, उच्च वायुदाब, कभी कोरियोलिस फोर्स। तो मैं चाह रहा हूं जब मानसून टॉपिक के अंदर एंट्री हो ना, उससे पहले पहले अपने को ये सारी चीजें क्लियर हो जाए कि भी ये चीजें है क्या। तो यहां तक क्लियर है सारी चीजें, चलें अब आगे आ जाओ। अब पढ़ते हैं मानसून के मैकेनिज्म को। ठीक है, यहां तक केवल अपन ने उन चीजों को जाना है, समझा है, जो पूरे के पूरे मानसून के मैकेनिज्म में काम आती है। अगर ये चीजें आपके क्लियर हो गई, यहां अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं और आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये चीजें थी, यही चीजें अप्लाई करनी है आगे। कहां अप्लाई करनी है? मानसून के मैकेनिज्म में। और ये अप्लाई करते ही अपना मानसून विंड्स तैयार है, और मानसून विंड्स तैयार है तो अपने भारत के लैंड पार्ट पे झमझमाझम बारिश होगी, और उस बारिश के साथ सौंधी खुशबू आएगी। वो एक बात आपको मैं, हाँ, चलो बतानी भूल गया था। क्या यो अभी पढ़ा था मैंने पिछले दिनों, ये कि कहीं कोई लेख आ रखा था उसमें, कि जो ये सौंधी खुशबू होती है ना, जो बारिश की पहली बूंद के साथ मिट्टी से एक खुशबू निकलती है, ये कोई मिट्टी के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, वो कोई केमिकल छोड़ते हैं मिट्टी के अंदर, उसकी वजह से ये खुशबू आती है। कि इसको बनाने के लिए बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जो डीओ वगैरह बनाती है, आपके परफ्यूम वगैरह बनाती है, उन्होंने जोर मार लिया, लेकिन वो टाइप की खुशबू नहीं बना पा रहे जो सौंधी खुशबू अपने मिट्टी में आती है पहली बारिश के साथ। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी रोचक बात है। चले आगे। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो देखो एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं चीजों को, क्यों? देखो, अपन बात कर रहे थे कुछ आधारभूत संकल्पनाओं की। आधारभूत संकल्पनाएं, संकल्पनाएं क्यों जरूरी है मानसून को समझने के लिए? क्योंकि मानसून इन्हीं पे टिका है, मानसून इन्हीं पे टिका है। ये जो सारी संकल्पनाएं, इनसे ही पूरा का पूरा जो मानसून का मैकेनिज्म, जो तंत्र है, वो बनता है। तो सबसे पहले अपन ने जाना था कि जो ताप की संकल्पना, कि भी जो लैंड पार्ट और जो वाटर बॉडी है वो अलग अलग दर से गर्म होती है, ताप की संकल्पना, जिसमें अपन ने देखा कि स्थल भाग है वो तेजी से गर्म गर्म और ठंडा होता है। वहीं अगर अपन ने देखा कि जो जलीय पार्ट है, वाटर बॉडी है, वो क्या होती है? देरी से गर्म होती है और देरी से ही ठंडा होता है। ये चीज अपन ने पहले समझी, क्योंकि इसकी आगे काम पड़ेगा। उसके बाद अपन ने देखा तापमान और वायुदाब का संबंध, तापमान और वायुदाब का संबंध देखा था। उसके अंदर अपन ने देखा कि जहां पर हाई टेम्परेचर होता है वहां पर आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है। वहीं अपन ने देखा जहां पर लो टेम्परेचर होता है वहां पर अपने को हाई प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर थी। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। यहां तक चीजें क्लियर थी। उसके बाद अपन ने देखा कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल के बारे में बात की। ये भी बात की कि इसको फेरल का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि फेरल ने इसको अप्लाई किया था। जी कोरियोलिस ने इसको सबसे पहले इसके बारे में बताया था। क्या है इसके बारे में बात की। इसमें उत्तरी गोलार्ध के अंदर तो हवाएं अपने राइट साइड, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं विस्थापित होती है या विक्षेपित होती है। ठीक है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अपन ने बात की कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं या फिर लेफ्ट साइड में विक्षेपित होती है, विक्षेपित होती है। ठीक है, ये तीनों संकल्पनाएं देखी, तीनों क्लियर। उसके बाद अपन ने देखा 4 नंबर पर अपन ने बात करी वायुदाब पेटियों की। वायुदाब पेटियों की अपन ने बात करी कि 7 वायुदाब पेटियां हैं, जिसमें से 3 तापजन्य और 4 गतिजन्य।
और इन्हीं वायुदाब पेटियों के बीच हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर कुछ विंड्स चलती है। उन विंड को अपने प्लेनेटरी विंड कहा था, स्थायी पवने कहा था, जो पूरे वर्ष क्या है अपनी एक निश्चित दिशा में बहती रहती है पूरे ग्लोब पर। ठीक है, ये बात हुई थी। उसके बाद अपन ने बात करी थी विंड्स के प्रकार की, पवनों के प्रकार की बात की। पवनों के प्रकार में अपन ने 3 टाइप की पवनें देखी थी। पहली अपन ने स्थायी पवन, जिसकी अभी अपन ने बात करी है, वही पवनें थी तीनों। उसके बाद अपन ने मौसमी, और मौसमी के साथ ही अपन ने दैनिक पवनें भी समझी कि कौन सी होती है, कैसे वो काम करती है। उसके बाद अपन ने लोकल विंड्स की बात करी, स्थानीय पवनों की बात करी। तीनों पवनें देखी थी। स्थायी पवनों में अपन ने तीनों की बात कर ली थी, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवन। ठीक है, पोलर विंड्स, तीनों की बात हो गई थी। यहां तक चीजें क्लियर। उसके बाद अपन ने बात करी जेट स्ट्रीम की। ठीक है, जेट स्ट्रीम की। जेट स्ट्रीम के बारे में मैंने आपको पूरा बताया कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है। ठीक है, इनकी जो गति है वो लगभग 150 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिलती है। ये मियांड्रिंग यानी सर्पिलाकार रूप में गति करती है, इसलिए इनको रोसबी वेव्स भी कहते हैं, रोसबी तरंगे भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो मुख्य रूप से जो स्थायी जो जेट स्ट्रीम है वो दो ही है, सब ट्रॉपिकल, एक तो थी सब ट्रॉपिकल और दूसरी है सब पोलर जेट। ठीक है, अपन ने बात करी ये दोनों स्थायी जेट स्ट्रीम है। उसके अलावा 2 जेट और भी बताई मैंने। ठीक है, जो एक तो अपनी जो है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, जिसकी अपन आगे अभी बात करेंगे जब अपन जेट स्ट्रीम थ्योरी देखेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये बेसिक बातें थी, ये सामान्य बातें थी, ये शायद आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब अपन बढ़ते हैं मूल जो अपने पूरा का पूरा जो मानसून का मैकेनिज्म है उसकी बात करते हैं। तो देखो, मानसून के मैकेनिज्म पूरे तंत्र को समझने के लिए भी अपन वैसे कोई जादूगर तो है नहीं कि अपन ने कोई जादू लगाया और पता कर लिया। बताने वाले कौन है? बताने वाले विद्वान ही तो है, वही बताएंगे अपने को कि भी मानसून ऐसे ऐसे बनता है, मानसूनी विंड्स ऐसे ऐसे डेवलप होती है, वही तो बताएंगे किस तरह से मानसून का ओरिजिन होता है। तो ये जितने भी आज तक अध्ययन हुए, जितने भी विद्वान थे इस पे काम किया, उन्होंने अपने अपने तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया। और उसी समझाने के प्रयास जो उन्होंने किया, समय के साथ अलग अलग तरीके इजाद हुए, उसके बेस पे ही अपन आज मानसून के मैकेनिज्म की व्याख्या कर पाते हैं। कोई अपनी तरफ से नहीं कर पाते, अपन उन्हीं विद्वानों के बताए, उन्हीं विद्वानों की दी गई थ्योरी के आधार पर ही अपन मानसून के मैकेनिज्म की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले अगर मानसून के मैकेनिज्म की बात करें तो इसको तंत्र को समझने के लिए अपने को इसके उत्पत्ति के सारे सिद्धांतों के बारे में जानना होगा। क्योंकि जो विद्वानों ने काम किया मानसून को लेकर, जो भी मानसून की विंड्स के बारे में जिन्होंने बताया, उन्हीं चीजों की व्याख्या करके ही अपन मानसून के पूरे मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो मानसून को लेकर जो सबसे पहला काम है वो अपने को देखने को मिलता है क्लासिकल थ्योरी के रूप में, शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में, तापीय सिद्धांत। जो थर्मल थ्योरी है वो एडमंड हेली ने दी थी। ठीक है, अभी देखेंगे अपन इसको डिटेल से। उसके बाद गतिक सिद्धांत, डायनामिक थ्योरी हरमन फ्लोन ने दी थी, उसको भी अपन डिटेल से समझेंगे। लेकिन यहां तक बातें केवल और केवल हो रही थी, वो हो रही थी धरातलीय विंड सर्कुलेशन की। लेकिन बाद के जो विद्वान थे, कई सारे अभियान भी चले इसको लेकर, खूब सारी बातें हुई, खूब सारी इंटरनेशनल संगोष्ठियां भी हुई मानसून को लेकर। बाद में ये चीजें सामने आई कि केवल जो धरातलीय विंड सर्कुलेशन है उस तक मानसून सीमित नहीं है, मानसून ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण का भी, उससे भी प्रभावित होता है, उसकी भी भूमिका है। तो उस पर लेकर काम हुए, उसको लेकर जेट स्ट्रीम सिद्धांत आए, उनमें भी बात करेंगे। जो एमटी यिन का है, जिसमें कोटेश्वरम का काम है, तो वो भी देखेंगे। लेकिन इनके बाद में मानसून के मैकेनिज्म की तो चलो यहां तक ठीक ठाक व्याख्या हो चुकी थी, कुछ हद तक लोग संतुष्ट भी हुए। लेकिन मानसून के बीच बीच में जो झटके थे ना, उनको समझने में अभी दिक्कत आ रही थी, और उसी वजह से मानसून थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। क्योंकि कभी तो अचानक अतिवृष्टि हो जाती है, कभी मानसून 4 दिन पहले आ जाता है, कभी बीच में सूखा पड़ता है।
तो इन चीजों को समझने के लिए जो मॉडर्न एरा में कुछ कॉन्सेप्ट्स आए, उन कॉन्सेप्ट को भी आज अपन जानेंगे, समझेंगे, जिसमें अल नीनो है, ला नीनो है, इंडियन ओशियन डायापोल है, मेडन जूलियन ओसिलेशन है, सदर्न ओसिलेशन है, इन सबको समझेंगे। ठीक है, अब एक एक करके अपन शुरुआत करते हैं। मानसून को समझाने का जो सबसे पहला प्रयास था वो था एडमंड हेली का। हेली ने जो तापीय सिद्धांत दिया था, इसको अपन वैसे क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। पहले अपन इसको प्रैक्टिकली रूप में समझते हैं, फिर अपन इस पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले जो थ्योरी है एडमंड हेली की, इसको समझते हैं। ये इंडिया वाला पार्ट है, लैंड पार्ट। ये अपनी कर्क रेखा है, और ये अपनी इक्वेटर है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, अब देखो, जब सूर्य उत्तरायण होता है, जैसे अभी अपन बात करें मई का महीना चल रहा है, उसके बाद जून आना है, तो जून के अंदर लगभग वो सूर्य है वो अपनी कर्क रेखा के ऊपर आ जाएगा। तो क्या होता है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सूर्य लगभग मार्च के महीने में भूमध्य रेखा को क्रॉस कर लेता है, और क्रॉस करने के बाद सूर्य 21 जून को अपने कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, यानी सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है। अब ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो तापमान बढ़ेंगे, और वहीं अगर सूर्य की किरणें तिरछी, जितनी ज्यादा तिरछी होगी वहां पर टेम्परेचर है वो कम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जब लैंड पार्ट पर अभी मई का महीना चल रहा है, सूर्य मार्च के बाद भूमध्य रेखा को क्रॉस कर गया, इसका मतलब अब थोड़े ही दिनों में सूर्य है वो अपने दक्षिणी भारत के ऊपर आने वाला है, और ऐसे आते आते 21 जून को ये अपने कर्क रेखा के एकदम ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कहने में ये कहा जाता है कि सूर्य ऊपर आ जाएगा, लेकिन वास्तव में ये होता है कि सूर्य अपनी जगह स्थिर है, लेकिन पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी का वो भाग सामने आ जाएगा। ठीक है, सामान्य बोलचाल में अपन ये कह देते हैं कि सूर्य 21 जून को यहाँ आएगा, लेकिन सूर्य नहीं आता, सूर्य अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी का वो भाग है जो 21 जून के आसपास कर्क रेखा वाला ये जो भाग है उत्तरी भारत का, ये सामने आ जाएगा। तो क्या होगा कि जैसे ही जून के अंदर ये पार्ट, लैंड पार्ट सूर्य के सामने आएगा, तो यहाँ पर उच्च तापमान होंगे, तापमान उच्च होंगे। अभी गर्मी में, अभी मई के महीने में भी बढ़िया वाला तप रहा है पूरा का पूरा लैंड पार्ट, आप देख रहे होंगे डेली न्यूज के अंदर, कभी 42 डिग्री, कभी 45 डिग्री। तो यहाँ पर जब उच्च तापमान होंगे, तो अपन ने पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जहां पर टेम्परेचर हाई होते हैं वहां पर हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, और जो सरफेस एरिया होता है वो खाली हो जाता है, वहां पर लो प्रेशर बनता है। क्या बनता है? लो प्रेशर, यानी यहाँ पर क्या होंगे? निम्न दाब, ये कंडीशन बनेगी लैंड पार्ट पर अभी ग्रीष्म ऋतु के अंदर। और वहीं इस लैंड पार्ट की तुलना के अंदर जो ये महासागरीय भाग है, जो वाटर बॉडी है, वहां पर इसकी तुलना में थोड़े तापमान क्या है, कम मिलेंगे। तो तापमान यहाँ पर थोड़े निम्न होंगे उसकी तुलना में। अगर तापमान कम होंगे तो स्वाभाविक बात है कि वहां पर प्रेशर है वो हाई होगा, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा? उच्च वायु दाब देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या है, बेसिकली आज की दौर के अंदर जो अपन पढ़ते हैं ITCZ या फिर अन्य जो मॉडर्न एरा के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ये उस टाइम नहीं थे। ये एडमंड हेली ने 1686 के अंदर ये अपना थ्योरी दिया था। एडमंड हेली ब्रिटिश विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले मानसून को समझाने का प्रयास किया था। तकड़ी बात यह है कि उस टाइम कोरियोलिस फोर्स के बारे में भी पता नहीं था विद्वानों को, उसके बाद चर्चा हुई है कोरियोलिस फोर्स पे। तो वो बात तो जो हवाओं का दाईं ओर मुड़ना बाईं ओर मुड़ना, ये बाद की बात है। ये जब अपन डायनामिक थ्योरी पढ़ेंगे तो ये तो बहुत लेट में, लगभग लगभग 1950 के 50 के दशक के बाद ये बात सामने आती है कि ITCZ ऊपर खिसकता है। ये अपना अगली थ्योरी में जब डायनामिक थ्योरी पढ़ेंगे तब पता चलेगा। लेकिन इस दौर के अंदर यहां तक केवल और केवल जो एडमंड हेली ने थ्योरी दी थी, वो केवल और केवल उन्होंने कहा था कि लैंड पार्ट है वो गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, गर्म होने की वजह से वहां पर हाई टेम्परेचर होते हैं, तो वहां पर लो प्रेशर बनता है। और वहीं उसकी तुलना में जो वाटर बॉडी है वहां पर आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलते हैं, प्रेशर हाई रहता है। तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर
चलती है। ठीक है, तो हवाएं क्या है, इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आगे बढ़ेंगी, और यही हवाएं क्या है, आते वक्त रास्ते में से जो ये वाटर बॉडी है यहां से मॉइस्चर यानी आर्द्रता को ग्रहण कर लेगी, और ये आर्द्रता ग्रहण करके जैसे ही लैंड पार्ट पे आएगी तो सबसे पहले तो अपने पश्चिमी घाट से टकराएगी, और टकराकर ऊपर उठेगी, ठंडी होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होंगे, संघनन होगा, और फिर वर्षण हो जाएगा, वर्षा हो जाएगी। तो ये प्रोसेस फिर आगे चलता है वर्षा का। तो कुल मिला के जो एडमंड हेली बात कहना चाह रहे थे, उनका कहना था कि जो ये विभेदक तापन है, विभेदक तापन का मतलब क्या है, विभेदक तापन यानी स्थल भाग और जल भाग का अलग अलग दरों से गर्म और ठंडा होना, स्थल भाग और जल भाग का अलग अलग दरों से गर्म होना और ठंडा होना ही मानसूनी पवनों को जन्म देता है। ये बात सामान्य सी बात एडमंड हेली समझाना चाह रहे थे। तो यहां पर वो चीजें मत ऐड कर देना, क्योंकि उस टाइम तक ये चीजें नहीं थी, कोरियोलिस फोर्स के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, केवल और केवल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था उनका कि लैंड पार्ट गर्म होता है इसलिए वहां पर लो प्रेशर बनते हैं, वहीं इसकी तुलना में जो महासागरीय भाग है वहां पर हाई प्रेशर देखने को मिलता है, और उस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वो हवाएं जो चलती है इनकी दिशा होती है दक्षिणी पश्चिम, तो इनको क्या कह देते हैं, दक्षिणी पश्चिम मानसून कह देते हैं। बस ये सामान्य सा सिद्धांत था इसका, एडमंड हेली का। ठीक है, बाद में इसकी आलोचना भी होती है कि केवल इतने से काम नहीं चलेगा मानसून के लिए, कि आपने ये कह दिया कि स्थल भाग गर्म हो गए तो वहां पर हाई प्रेशर लो प्रेशर बना, और वहीं जो महासागरीय भाग है वहां पर हाई प्रेशर है, तो हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। इसकी बाद में आलोचना भी हुई, बाद में अगला सिद्धांत है वो डायनामिक थ्योरी के रूप में फ्लोन ने दिया था। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बात है उन्होंने कही थी। आज अपने को बहुत सामान्य लगती है ये बातें, लेकिन उस दौर में जाकर 1686 की बात करें, उस दौर में जाके सोचें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ना इतनी कोई तकनीकी थी, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, कुछ भी नहीं था। इन चीजों को समझना, जानना, इन पे काम करना बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। ठीक है, तो उस दौर में ये बड़ा माइलस्टोन काम था एडमंड हेली का, और यहीं से मानसून को समझने की बात है वो आगे बढ़ती है। ये जो एडमंड हेली का काम था ये अपने आप में मानसून का एक बेस था, एक आधार था। ये जो सामान्य सी बात आज अपने को लग रही है, इसी बेस पे आगे की जो थ्योरी थी वो सारी बिल्ड हुई और बाद की बातें हुई। ठीक है, कुल मिला के मानसून का आधार था। सबसे पहले मानसून के बारे में एक टेक्निकल तरीके से चीजों को समझाने का प्रयास किया, तो ये मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। ये तो देखो, ये तो है गर्मियों की कंडीशन। अब अपन पढ़ते हैं लौटता हुआ मानसून, पढ़ते हैं ना, तो उसको भी थोड़ा समझना चाहिए। देखो, ये इंडिया, ये कर्क रेखा है अपनी, ये अपनी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और यहां पर अपनी है मकर रेखा। ठीक है, क्लियर। तो जैसे ही सूर्य 21 जून के बाद दक्षिणायन शुरू हो जाएगा, और 21 जून के बाद सूर्य आगे बढ़ता बढ़ता अपने सितंबर के अंदर वापस से भूमध्य रेखा को क्रॉस कर लेगा। सितंबर के बाद सूर्य मकर रेखा की तरफ बढ़ेगा, और दिसंबर आते आते वो मकर रेखा के सामने चला जाएगा। ठीक है, तो सितंबर में जैसे ही सूर्य भूमध्य रेखा को क्रॉस करेगा, तो उस टाइम क्या है कि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के सामने चला जाएगा तो वहां पर हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और यहां पर धीरे धीरे ठंड होने लग जाएगी, क्योंकि यहां पर अब सूर्य की किरणें सीधी नहीं प्राप्त हो रही, क्योंकि सूर्य चला जाएगा दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। तो यहां पर क्या है, धीरे धीरे ठंड शुरू हो जाएगी, तापमान बहुत कम हो जाएंगे। तो तापमान कम होंगे तो यहां पर स्वाभाविक बात है कि हाई प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। अब यहां पर हाई प्रेशर बनने लग गया, और वैसे ही अगर अपन बात करें इसकी तुलना में, तो सूर्य क्या है, जैसे ही भूमध्य रेखा से नीचे चला जाता है दक्षिणायन में, तो यहां पर क्या है, अब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, एकदम उल्ट स्थिति बन जाएगी। तभी तो इनको मानसूनी विंड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें ऋतुवत विस्थापन यानी देखने को मिलता है, यानी हर 6 महीने के बाद ये अपनी दिशाएं 180 डिग्री विस्थापित कर लेती है। तो पहले जो हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व चल रही थी गर्मियों में, जो अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रही थी और बढ़िया तरीके से अपने भारत के लैंड पार्ट पे बारिश कर रही थी, अब क्या है कि यहां पर
भारत के उत्तरी भाग के अंदर हाई प्रेशर बनने की वजह से अब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यूं आगे बढ़ेगी। इसको अपन कहते हैं लौटता हुआ मानसून, या फिर इन हवाओं की दिशा के हिसाब से इसको आप कह देते हो उत्तरी पूर्वी मानसून, क्योंकि ये उत्तर पूर्व से हवाएं आ रही है। अब ये हवाएं आती है तो ये ज्यादातर हवाएं लैंड पार्ट से आती है, ठीक है। तो ये हवाएं ड्राई रहती है, इनमें मॉइस्चर की कमी रहती है, तो ये हवाएं बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश नहीं कर पाती। हाँ, तमिलनाडु का जो छोटा सा एक हिस्सा है, पूर्वी तट है, वहां पर कुछ बारिश इस लौटते मानसून से जरूर होती है। वो भी कैसे होती है, जब ये हवाएं बे ऑफ बंगाल से गुजरती है, बंगाल की खाड़ी से गुजरती है, तब ये थोड़ी सी मॉइस्चर अपने साथ ले आती है, ग्रहण कर लेती है। उस आर्द्रता की वजह से अपने तमिलनाडु के इस पूर्वी तट पर हल्की सी बारिश देखने को मिलती है इस मानसून की वजह से। ठीक है, समझ आ गई चीजें। बस केवल और केवल जो ग्रीष्म ऋतु में जो पूरा का पूरा पैटर्न बन रहा था इन पवनों का, वो उल्टा हो जाता है, 180 डिग्री विस्थापित हो जाता है। तभी तो इनको ऋतुवत विस्थापन की वजह से इनको मानसूनी विंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था हेली मोदे का काम, एडमंड हेली का। अब देख लेते हैं उनकी लिखी हुई बात कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। अब देखो, तापीय सिद्धांत, इसको थर्मल थ्योरी भी कहते हैं, इसको शास्त्रीय सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। अब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं एडमंड हेली। मॉनसून थल समीर और जल समीर का एक बड़ा रूप है। ये समझिए कैसे है, देखो ये इंडिया है, ये अपना अरब सागर है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं अरब सागर का। ये अपना अरब सागर वाला पार्ट है। अब क्या होता है कि आप कभी बीच वगैरह पे घूमने गए होंगे, गोवा के तट पे या किसी गुजरात के तट पे कहीं तो गए होंगे घूमने। क्या होता है कि दिन के समय में ये जो लैंड पार्ट है ना, दिन के समय में ये जल्दी गर्म होता है। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था ना कि जो लैंड पार्ट होता है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। वहीं जो वाटर बॉडी है वो देरी से गर्म होती है, देरी से ठंडी होती है। इसके पीछे मैंने कारण भी बताया भी कैसे जल्दी गर्म होता है लैंड पार्ट, कैसे वाटर बॉडी देरी से गर्म होती है। तो ये क्या है, दिन के अंदर लैंड पार्ट है ज्यादा गर्म हो जाएगा। ज्यादा गर्म होने से यहाँ पर तापमान थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे। उच्च तापमान की वजह से फिर यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा दिन में। वहीं दिन के अंदर ये जो वाटर बॉडी है ना, यहाँ पर स्थल भाग के बजाय थोड़े से कम तापमान देखने को मिलेगी, क्योंकि पानी देरी से ठंडा होता है, देरी से ही गर्म होता है, तो ये देरी से गर्म होगा। तो यहाँ पर तुलनात्मक रूप से यहाँ से कम तापमान होंगे। कम तापमान होंगे तो फिर यहाँ हाई प्रेशर होगा इसकी तुलना में। ठीक है, अब हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर मूव करती है। तो दिन में क्या होगा कि इस जलीय भाग से स्थल की ओर हवाएं चलती है। ठीक है, इसको कहते हैं जल समीर। क्या कहते हैं, सी ब्रीज यानी जल समीर। ये दोपहर के अंदर बारिश भी करती है। तटीय इलाकों में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा दोपहर 2 बजे के आसपास ये बारिश लगभग होती ही है। तो वो बारिश किन की वजह से होती है, जल समीर की वजह से। अब जैसे मान लीजिए रात होती है, रात के समय स्थिति एकदम उल्ट जाएगी। कैसे उल्टेगी, देखो रात के समय ये लैंड पार्ट है, ये जल्दी ठंडा होगा। जल्दी ठंडा होगा तो यहाँ पर फिर हाई प्रेशर बनेगा। और वही मान लीजिए ये जो पानी वाला भाग है, बे ऑफ बंगाल है, ये तुलनात्मक रूप से अभी भी गर्म रहेगा, देरी से ठंडा होगा। तो यहां पर क्या होंगे, लो प्रेशर बनेंगे। अब रात को हवाएं क्या होगी, लैंड पार्ट से इधर वाटर बॉडी की तरफ चलेगी। तो ये ड्राई होती है हवाएं, क्योंकि इनमें आर्द्रता नहीं होती, स्थल भाग से आती है, इसलिए ये कोई वर्षा नहीं करेगी। तो इसको कह देते हैं स्थलीय समीर। ये दैनिक पवने होती है। क्या होती है, दैनिक पवने। अब क्या है कि जो एडमंड हेली का सिद्धांत था वो इनका ही एक विस्तृत रूप दिख रहा है, क्योंकि जो स्थल समीर और जल समीर जो लैंड पार्ट के गर्म ठंडे होने की वजह से जो आगे बढ़ती है, वही का वही जो उनका दक्षिणी पश्चिम मानसून समझाने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो इन्हीं स्थलीय समीर और जल समीर का एक बड़ा विस्तृत रूप ही तो लग रहा है। क्योंकि गर्मियों के अंदर यही पार्ट गर्म हो जाता है, गर्म होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बनते हैं, यहाँ हाई प्रेशर होता है। तो केवल और केवल क्या लग रहा है इस सिद्धांत को समझकर, ये लग रहा है कि ये थल समीर और जल समीर का एक बड़ा रूप है। ठीक है,
ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जिससे उत्तर भारत में लो प्रेशर बनता है। ठीक बात है, अपन ने अभी बात की। हिंद महासागर में तुलनात्मक रूप से हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है। यह सिद्धांत विभेदक तापन पर आधारित है। विभेदक तापन का मतलब यहां पर यह रहेगा कि जो स्थल और जल भाग का विभिन्न दरों से गर्म होना और ठंडा होना है, वही विभेदक तापन है, और उसी पर इनकी ये पूरी की पूरी थ्योरी क्या है, डिपेंड है। ठीक है, तो कुल मिला के ये अपने एडमंड हेली का सिद्धांत है, ब्रिटिश विद्वान थे, 1686 में ये इन्होंने थ्योरी दी थी। बहुत मार्क काम था उस दौर में। ठीक है, चले आगे। ये देखिए, यहां पर हाई प्रेशर है हिंद महासागर में, यहां पर लो प्रेशर देखने को मिलता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये हवाएं चल रही है ग्रीष्म ऋतु में। वहीं सर्दियों के अंदर जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ये एकदम स्थिति उल्ट जाती है। हाई प्रेशर इधर पेशावर के निकट पाकिस्तान में नजर आ रहा है आपको, और इधर आपको लो प्रेशर दिख रहा है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेगी, ये देखो ये चल रही है। तो ये कुछ हवाएं अपने यहाँ पर जो तमिलनाडु का पूर्वी तट है, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश करेगी। अब पर्टिकुलर जैसे बेकाल झील के पास बनता है एक हाई प्रेशर का सर्दियों में, और लो प्रेशर की बात करें तो यहाँ पेशावर के पास एक सेंटर क्रिएट होता है, और एक अपने बेकाल झील के पास होता है। कुल मिला के अगर ओवरऑल देखें तो नॉर्थ इंडिया या ऊपरी क्षेत्र है, जो सूर्य जब उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा के ऊपरी भाग में लगभग लगभग इसकी तुलना में लो प्रेशर ही रहता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के एडमंड हेली का सिद्धांत था। अगली थ्योरी है गतिक सिद्धांत, डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ मानसून, जो हरमन फ्लोन ने दिया था। हरमन फ्लोन का ये सिद्धांत है। 1951 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। जर्मन विद्वान थे, इन्होंने आलोचना की तापीय थ्योरी की, क्लासिकल थ्योरी की आलोचना के रूप में इन्होंने ये सिद्धांत दिया। लेकिन इनके सिद्धांत में एक थोड़ी सी इंटरेस्टेड पार्ट है। देखिए क्या इंटरेस्टेड पार्ट है। ये इंडिया है, कर्क रेखा 0 डिग्री। अब देखिए गर्मियों के अंदर सूर्य इस ट्रॉपिकल एरियाज के बीच में रहता है, क्योंकि मार्च के अंदर सूर्य क्या है, भूमध्य रेखा को क्रॉस कर लेता है और जून में यहाँ आ जाता है 21 जून को। अब मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में ये जो एरिया है इसको कहते हैं ITCZ। ITCZ क्यों कहते हैं इसको, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ट्रॉपिकल के बीच में कहीं भी हवाओं का जो अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस होता है, इसलिए इसको ITCZ कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड्स आती है जो दक्षिण पूर्व से, इधर उत्तर पूर्व से ट्रेड विंड्स आती है। इन ट्रेड विंड्स का क्या होता है, अभिसरण होता है। क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। कन्वर्जेंस होकर ये ऊपर उठती है, ऊपर उठ के ये अगर इनमें मॉइस्चर आर्द्रता है तो ये वर्षा कर देती है। तो देखो ये जो पेटी है, ये जो बेल्ट है, इसको ITCZ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पर ट्रेड विंड्स का कन्वर्जेंस होता है। अब फ्लोन मोदे का मानना है कि जैसे जैसे सूर्य उत्तर में जाता है तो ये जो ITCZ है ना, ये भी उत्तर में खिसक जाता है, और ये ITCZ जून तक आते आते यहाँ पर उत्तर भारत के मैदानों में आ जाता है। ये जो ITCZ, ठीक है, ये जो ITCZ क्या है, उत्तर भारत के मैदानों में शिफ्ट हो जाता है ये भाग। ये आपने पढ़ा होगा कि वायुदाब पेटियां वो स्थायी नहीं होती, ये मौसम के अनुसार खिसकती रहती है। उत्तर, ये जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये उत्तर की ओर खिसकती है, और सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो ये दक्षिण की ओर खिसकती है। ठीक है, वहीं अगर सर्दियों में ये ITCZ नीचे चला जाता है दक्षिण गोलार्ध, तो अब क्या है कि ये हवाएं तो यहाँ आएगी, ट्रेड विंड्स तो दक्षिण गोलार्ध वाली यहाँ आएगी, क्योंकि ऊपर से भी उत्तरी गोलार्ध से भी ट्रेड विंड्स आ रही है, वो यहाँ पर उनका कन्वर्जेंस होगा। अब वो जो दक्षिण गोलार्ध वाली जो ये ट्रेड विंड्स है, ये जब इस ITCZ की तरफ दौड़ेगी, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया है। क्या है, ये लो प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर की ओर झपटेगी। ये झपटेगी, जब 0 डिग्री को क्रॉस करेगी ना, 0 डिग्री को क्रॉस करते ही इनकी क्या है, दिशा बदल जाएगी। ये क्या है, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगी, क्योंकि फेरल के नियम के अनुसार
उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिने और राइट साइड विक्षेपित हो जाती है। तो ये हवाएं क्या हो गई, उत्तरी गोलार्ध के अंदर जाते ही विक्षेपित हो गई, और यही हवाएं क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं हैं। ये बात कही थी फ्लोन मोटे, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। क्योंकि ये ध्यान में रखना है कि इन्होंने ITCZ को ज्यादा महत्व दिया था। इन्होंने जो विभेदक तापन वाली जो थ्योरी थी ना, तापीय सिद्धांत में जो अलग अलग दर से गर्म होना स्थल भाग का और जल भाग का, उस पर डिपेंड जो तापीय सिद्धांत था, उससे हटकर बात करी ITCZ की। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि स्थल भाग और जल भाग के अलग अलग दर से गर्म होना, तो इसका मतलब तो उन्होंने कहा कि सभी जगह बारिश बराबर होनी चाहिए, इस वजह से इन्होंने आलोचना करी थी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ITCZ के उत्तर में खिसकने की वजह से ये मानसूनी पवने हैं, वो ओरिजिन होता है, मानसूनी पवने उत्पन्न होती है। तो यहां तक शायद चीजें क्लियर हो गई होगी आपके। और वही क्या होगा, सर्दियों के अंदर स्थिति एकदम उल्ट हो जाएगी, ये ITCZ दक्षिण गोलार्ध में चला जाएगा, और फिर ये जो उत्तरी पूर्वी जो ट्रेड विंड्स है वो फिर क्या करेगी, इसकी तरफ झपटेगी, और भूमध्य रेखा को पार करके उनकी दिशा में भी परिवर्तन हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगी। देखिए कैसे होता है, पहले इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखो ITCZ अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, भूमध्य रेखा के पास लो प्रेशर एरिया जहां पर व्यापारिक हवाएं मिलती है, अभी बात करी, जहां पर ट्रेड विंड्स आपस में कन्वर्जेंस होता है, वो लो प्रेशर बेल्ट है, उसको कहते हैं ITCZ। मानसूनी ट्रफ, ये ट्रफ क्या है, द्रोणी क्या है, देखो गर्मियों में ITCZ क्या है, उत्तर की ओर 20 से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी गंगा के मैदान पर आ जाता है। अभी अपन ने बात करी ना कि ITCZ देखो कहां तक शिफ्ट हो जाता है, ये उत्तरी चाइना तक चला जाता है। तो उसी के साथ क्या है, मानसूनी द्रोणी बनती है, क्योंकि वो लो प्रेशर एरिया है, फिर वो क्या करता है, वो जो ह्यूमिडिटी के साथ जो दक्षिणी पश्चिम पवने हैं उनको खींचता है अपनी ओर, ठीक है। तो ये जो लो प्रेशर एरिया है इसको मानसूनी द्रोणी भी कहते हैं। हवाओं का ऋतुवत विस्थापन, ITCZ के खिसकने से हवाएं दिशा बदलती है, जिसे मानसून कहते हैं। बस वही बात मैंने कहा था, 0 डिग्री को पार करने के बाद हवाएं अपने फेरल के नियम के अकॉर्डिंग अपने राइट साइड यानी दाहिनी साइड मुड़ जाती है, और वो विक्षेपित पवने हैं हिंद महासागर से जाते जाते ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर लेकर जाती है, और वो लैंड पार्ट पर कोई भी अवरोध आते हैं वहां से टकरा के वो बारिश करती है। तो ये कुल मिला के थ्योरी थी किसकी, फ्लोन महोदय की, जिनका पूरा नाम हरमन फ्लोन है। अब देखो एक चीज आगे देखते हैं, ये देखो, ये देख पा रहे हो आप, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ये यहां से इधर से ट्रेड विंड्स जा रही थी, ये ट्रेड विंड्स, इन्होंने क्या है, जैसे ही भूमध्य रेखा को 0 डिग्री को क्रॉस किया, इनकी दिशा बदल गई, देखो ये इधर हो गई, यूं घूम गई, और ये देखो ITCZ यहां आ रखा है, लो प्रेशर यहां आ रखा है, ये इसकी तरफ झपटेगी, लो प्रेशर एरियाज की तरफ, तो यहां झपटेगी, इसकी तरफ आएगी। तो यही जो हवाएं हैं ये आते वक्त यहां से क्या ले लेती है, मॉइस्चर ले लेती है हिंद महासागर से, और यही हवाएं क्या है, मानसूनी हवाएं हैं। ये बात कहना था फ्लोन मोते का। ये बात उल्ट हो जाती है सर्दियों में, ITCZ दक्षिण में चला जाता है, ये देखो यहां पर आ गया, इक्वेटर के दक्षिण में चला आया, तो ये हवाएं क्या करती है, फिर झपटती है उसकी तरफ, ITCZ की तरफ, और 0 डिग्री को पार करते ही इनकी दिशा घूम जाती है, देखो। लेकिन ये हवाएं क्या है, लैंड पार्ट से आती है, इसलिए ड्राई होती है, क्या होती है, ड्राई होती है, तो इनसे वर्षा नहीं होती, बहुत कम वर्षा होती है, वो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होती है, ठीक है। चीजें बहुत आसान है, क्योंकि पीछे जो कॉन्सेप्ट समझे, अब जोर नहीं आएगा, धड़ाधड़ चीजें समझ में आएगी, ठीक है। चीजें क्लियर, चले आगे, आ जाओ। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित अगला सिद्धांत है अपना जेट स्ट्रीम सिद्धांत। अब अपन जेट स्ट्रीम थ्योरी की बात करेंगे, लेकिन जेट स्ट्रीम थ्योरी को जानने से पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी तक अपन ने मानसून से संबंधित 2 थ्योरियों का अध्ययन किया है, 2 सिद्धांत देखे हैं। पहला अपन ने थर्मल थ्योरी, तापीय सिद्धांत, और दूसरा अपन ने डायनामिक थ्योरी यानी गतिक सिद्धांत को देखा। ये जो दोनों सिद्धांत है, ये जो धरातलीय विंड सर्कुलेशन है, यानी धरातल के साथ जो पवनें मूव करती है, उन पे डिपेंडेंट थे। जो तापीय सिद्धांत है वो विभेदक तापन पर डिपेंडेंट था, विभेदक तापन पर, यानी लैंड पार्ट और वाटर बॉडी का अलग अलग दरों से गर्म होना।
और वहीं डायनामिक थ्योरी है वो आईटीसी जेड के प्रतिस्थापन, यानी आईटीसी जेड का जो वायुदाब पेटियां है वो उत्तरायण होने पर सूर्य के ऊपर की ओर खिसकती है, उससे आईटीसी जेड भी ऊपर शिफ्ट कर जाता है और वो आईटीसी जेड से जुड़ा हुआ था। कुल मिला के ये दोनों ही थ्योरी धरातलीय विंड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब अगली जो थ्योरी है वो धरातलीय विंड सर्कुलेशन के साथ साथ ऊपरी जो अपना वायुमंडलीय परिसंचरण है, ऊपरी जो वायुमंडलीय परिसंचरण है उस पर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण पर। देखिए 1973 के अंदर 1973 के अंदर भारत और रूस ने मिलकर एक अभियान शुरू किया था, भारत और रूस ने, जिसका नाम था मोनेक्स। उस अभियान को क्या कहा गया? मोनेक्स। ये अभियान केवल और केवल मानसूनी विंड्स के अध्ययन के लिए था। उन्होंने अरब सागर, बे ऑफ बंगाल में जून जुलाई से लेकर सितंबर तक उन्होंने मानसूनी पवनों का अध्ययन किया। ठीक है, इस बेड़े में लगभग 6 जहाज शामिल थे, जिनमें 2 भारत के थे और 4 रसिया के थे। ठीक है, तो इन्होंने जो अध्ययन किया मानसून को लेके, तो ओवरऑल इसका क्या कंक्लूजन निकला? तो इन्होंने कहा कि जो भारतीय मानसून है या पूरा ओवरऑल जो मानसून है उसके अंदर तिब्बत के पठार की बड़ी भूमिका है। तिब्बत के पठार की बड़ी भूमिका। ये बात कहां से निकल कर आई? ये बात निकल कर आई इस अभियान से। तब जाके जो मौसमविद थे उनके दिमाग में आया कि ये केवल और केवल जो सरफेस का विंड सर्कुलेशन है उस पर डिपेंड नहीं है, ये कहीं ना कहीं वायुमंडलीय परिसंचरण से भी जुड़ा हुआ है। देखते हैं कैसे जुड़ा हुआ है, अभी अब आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 1973 के अंदर ये बात निकल कर आई तिब्बत के पठार की। लेकिन उससे पहले 1958 1958 के अंदर मानसून पर एक वैश्विक संगोष्ठी होती है। मानसून के ऊपर एक वैश्विक संगोष्ठी, कह सकते हो एक इंटरनेशनल सम्मेलन ही था, वैश्विक संगोष्ठी। उसके अंदर एक पर्चा यानी एक रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, पी कोटेश्वरम। पी कोटेश्वरम जो अपने भारतीय जो वेधशालाएं हैं उनके महानिदेशक थे। जो भारतीय वेधशालाएं हैं उनके महानिदेशक थे पी कोटेश्वरम, वेधशाला के महानिदेशक थे। ठीक है, जिनका नाम था पी कोटेश्वरम। इन्होंने एक रिसर्च पेपर था इनका, वो पब्लिश हुआ था। उस पेपर में इन्होंने डिस्कस किया था कि कहीं न कहीं जो ये भारतीय मॉनसून है उसमें तिब्बत के पठार का बड़ा योगदान है, तिब्बत के पठार की बड़ी भूमिका है। लेकिन उस बात को उस वक्त तक सीरियस नहीं लिया गया, किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि पी कोटेश्वरम बहुत पहले इस बात पर चर्चा कर चुके थे। जब 1973 के अंदर जो मोनेक्स अभियान हुआ उसके अंदर इस बात का पता चला, तब उनको याद आया कि सही में पी कोटेश्वरम साहब है वो एकदम सही बात कर रहे थे कि तिब्बत के पठार का इसमें योगदान है। तब जाके जो आगे के अध्ययन थे मानसून को लेकर वो धरातलीय विंड सर्कुलेशन के साथ साथ ऊपरी वायुमंडलीय विंड सर्कुलेशन को दोनों को साथ लेकर होने लगे, और उन्हीं का परिणाम है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। जेट स्ट्रीम थ्योरी है वो सबसे पहले किताबी भाषा में बात करें तो एम टी यिन नाम के एक विद्वान थे, माउंग तुन यिन इस टाइप का नाम है। इन्होंने 1949 में ये थ्योरी दी थी। बाद में इसी थ्योरी को विस्तार दिया था पी कोटेश्वरम ने। ठीक है, ध्यान रखना, आपको अगर पूछा जाए तो अगर यिन का नाम आए तो पहले यिन को ध्यान में रखना है, एम टी यिन को। माउंग तुन यिन है, और उसके बाद अगर माउंग तुन यिन का नाम ना मिले तो पी कोटेश्वरम को ध्यान में रखना। अब देखिए कि ये जो जेट स्ट्रीम सिद्धांत है ये क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं अपन। ठीक है, ये हिमालयाज है। ठीक है,
ये यहाँ पर आपका तिब्बत का पठार है, ठीक है, यहां तक ले लीजिए, ठीक है, ये तिब्बत का आपका पठार है। इसको दूसरे कलर से कर दूं, ये अब देखिए इस थ्योरी को अच्छे से समझिएगा, एक बार में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। सर्दियों के अंदर ये 0 डिग्री है यहां पर। सर्दियों के अंदर क्या होता है कि ये वायुदाब पेटियां, जितनी भी 7 वायुदाब पेटियों की अपन ने चर्चा करी, ये वायुदाब पेटियां क्या है, दक्षिण में खिसक जाती है। जब वायुदाब पेटियां दक्षिण में खिसकती है तो अपना ITCZ भी यहां शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, जो अपना लो प्रेशर एरिया है, जो इक्वेटर पर आइडियल कंडीशन में अपने क्या रहता है, भूमध्य रेखा पर रहता है, वो भी नीचे खिसक गया ITCZ। जब ITCZ नीचे खिसकेगा तो सारी पेटियां ही नीचे खिसकेगी, और जब ये पेटियां नीचे खिसकती है, जब अपन ने एक बात की थी, जब मैं आपको जेट स्ट्रीम के बारे में बता रहा था, जेट स्ट्रीम के बारे में बता रहा था, तब मैंने कहा था कि मुख्य रूप से 2 जेट स्ट्रीम है, एक सब ट्रॉपिकल और एक पोलर वाली जेट। तो जो सब ट्रॉपिकल जेट ये क्या होता है कि गर्मियों के अंदर हिमालय के ऊपरी हिस्से में, यानी हिमालय के उत्तर में गति करती है, मूवमेंट करती है, यानी हिमालय के उत्तर में ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। कौन सी जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल। जैसे ही सर्दियों के अंदर ITCZ नीचे खिसकता है और सारी पेटियां नीचे खिसकती है, तो ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये इसकी एक शाखा है, वो हिमालय के दक्षिण में आ जाती है, हिमालय के दक्षिण में आ जाती है इस सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की। और ये जो हिमालय के दक्षिण में आती है, ये मुख्य शाखा है इसकी, ठीक है, सब ट्रॉपिकल जेट की। और सर्दियों में जो अपने बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टरबेंस से, जिसको अपन कहते हैं कि भूमध्य सागर पर जो डिस्टरबेंस बनते हैं, उनको जेट स्ट्रीम है वो खींचकर उत्तरी भारत में ले आती है। ये बातें आप पढ़ते होंगे। तो ये जो जेट स्ट्रीम है, ये सर्दियों में हिमालय के जो दक्षिण में चलती है, ये इधर से भूमध्य सागर के जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है उनको खींचकर उत्तर भारत में ले आती है, और यहाँ पर वो जो बारिश होती है उसको अपन अपनी भाषा में मावट कहते हैं, जो रबी के फसल के लिए बड़ी अच्छी रहती है। लेकिन अपने को समझना है दक्षिणी पश्चिम मानसून, तो ये याद रखिए कि ये जो कंडीशन है, ये सर्दियों की कंडीशन है। अब सर्दियों में जब ये जेट स्ट्रीम यहाँ बह रही है, तो यहाँ पर ये फेवरेबल कंडीशन नहीं बनने दे रही, यहां पर लो प्रेशर नहीं बनने दे रही। बताऊंगा आगे किस वजह से नहीं बनने दे रही। जब ये यहां पर बहती है सर्दियों में, और जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है, वापिस से पेटियां उत्तर में खिसकती है, तब ये जो जेट स्ट्रीम है ये भी वापिस उत्तर में चली जाती है, और यहां से ये जेट स्ट्रीम है वो हट जाती है। गर्मियों के अंदर ये जेट स्ट्रीम यहां से हट जाती है। तभी तो कहा गया है कि यहां पर उत्तर भारत के अंदर मानसून की फेवरेबल कंडीशन बनने के लिए इस जेट स्ट्रीम का यहां से हटना बहुत जरूरी है। जैसे ही ये जेट स्ट्रीम यहां से हटती है, सूर्य अब उत्तरायण में है, यहां पर आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, और सूर्य जून के अंदर आपके कर्क रेखा के ऊपर आ जाता है। तब यहां पर क्या है, आपका हाई टेम्परेचर होते हैं, और हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। यहां तक बातें अपन पिछली थ्योरी में भी कर चुके। अब जेट स्ट्रीम का क्या रोल है इसमें, ये समझने वाली बात है। पहली बात तो ये जेट स्ट्रीम जो सर्दियों में थी, उसकी दक्षिणी शाखा यहां से हट चुकी है, क्योंकि पेटियां जब ऊपर खिसकी। अब क्या है कि ये जो तिब्बत प्लेट्यू है, जब जून के महीने में सूर्य उत्तरायण होता है, जब कर्क रेखा तक आता है, उस वक्त ये तिब्बत का जो पठार है, इसकी थोड़ी हाइट भी ज्यादा है और विस्तृत भी है पूर्व पर, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से यहां पर क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। देखिए समझिएगा इस चीज को अच्छे से, अगर एक बार अच्छे से समझ गए तो समस्या नहीं। ये जो तिब्बत का पठार है, यहां पर लो प्रेशर बनता है, ठीक बात है। अब जब यहां पर लो प्रेशर बनेगा तो साइड की हवाएं हैं वो इसकी तरफ दौड़ेगी, साइड की हवा इसकी तरफ आएगी, क्योंकि बाहर हाई प्रेशर है इसकी तुलना में, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आएगी। जब इस लो प्रेशर पर हवाएं आएगी, वो हवाएं यहां से आकर ऊपर उठेगी, ठीक है। मैं एक बार यहां बना देता हूं,
जैसे ही ये लो प्रेशर है तिब्बत के पठार का, यहां हवाएं आई चारों तरफ से आई, फिर ये हवाएं ऊपर उठेगी, हल्की होकर गर्म होकर ऊपर उठेगी। जैसे ही ऊपर उठेगी तो ऊपरी वायुमंडल में क्या होगा, यहां पर एंटी साइक्लोन कंडीशन बनेगी। कैसे बनेगी कि जैसे ही ये हवाएं ऊपर उठेगी हल्की होकर, ऊपरी वायुमंडल में ये वापिस हवाएं दोनों दिशाओं में इस तरह चल पड़ेगी। जैसे ही हवाएं हल्की होकर गर्म होकर ऊपर उठेगी, ऊपर जाकर ये वापस दोनों दिशाओं में फैल जाएगी। जहां ऊपरी वायुमंडल परिसंचरण में ये बाहर की ओर गति करेगी, वहां पर आपको एंटी साइक्लोन कंडीशन देखने को मिलेगी, उसको प्रति चक्रवातीय दशा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रति चक्रवात में एंटी साइक्लोन के अंदर बीच में हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से बाहर की ओर हवाएं चलती है, ठीक है, लो प्रेशर की ओर, ये पढ़ा होगा आपने। तो ऊपर भी जो ऊपरी वायुमंडल परिसंचरण है तिब्बत के पठार के ऊपर, ऊपरी वायुमंडल में नीचे तो बनेगी साइक्लोनिक कंडीशन, ऊपर बनेगी, क्योंकि साइक्लोन में क्या होता है, सेंटर में लो प्रेशर होता है, हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है, आकर अभिसरण होगा, कन्वर्जेंस होगा, वापस ऊपर उठेगी, ऊपर उठकर ये बाहर की ओर चलेगी, तो वहां बनेगी एंटी साइक्लोन। जब ये तिब्बत के पठार पर एंटी साइक्लोन कंडीशन बनती है तो हवाएं बाहर की ओर चलेगी, तब इसकी एक शाखा है वो बाहर की ओर ऐसे उठ के यहां से गुजरकर ये मेडागास्कर के पास नीचे उतरती है। एक शाखा इसी एंटी साइक्लोन कंडीशन जो बनती है उनमें से एक शाखा है वो विंड की, यहां से गति करके ये 8 डिग्री से लगभग 8 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में ये गति करती है। तो ये यहां से उठ के एक शाखा है वो दक्षिण की ओर गति करती है, मेडागास्कर के पास नीचे बैठती है। अब यहां पर इसके नीचे बैठने से क्या फर्क पड़ा, फर्क ये पड़ा कि जो गर्मियों में यहां पर लो प्रेशर बना हुआ था, इसकी तुलना में यहां हिंद महासागर में हाई प्रेशर है। तो ये जो हाई प्रेशर था ना, इस पर इस जेट का इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको दिया जाता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ये जो जेट बनती है ना, अस्थायी जेट है, ये गर्मियों में ही बनती है जब तिब्बत प्लेट्यू गर्म होता है। तब ये जो दक्षिणी शाखा है इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ठीक है, जब ये जेट मेडागास्कर के पास नीचे उतरती है तो इस हाई प्रेशर को और ज्यादा मजबूत करती है। बताओ समझ में आई या नहीं आई बात, एक बार और देखें। देखो, गर्मियों के अंदर सूर्य उत्तरायण होता है, जून में कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है सूर्य की, उस टाइम तिब्बत प्लेट्यू गर्म होता है। गर्म होने पर यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, चारों तरफ से हवाएं सेंटर की तरफ बढ़ती है, यहाँ आकर हवाओं का कन्वर्जेंस होता है, अभिसरण होकर ऊपर उठती है, हल्की होकर ऊपर उठने से ऊपरी वायुमंडल में प्रति साइक्लोनिक एंटी साइक्लोनिक यानी प्रति चक्रवातीय दशाएं बनती है, हवाएं बाहर की ओर चलती है, बाहर की ओर चलती है, उनमें एक शाखा क्या करती है, अपने पूर्वोत्तर भारत से होते होते इधर कर्नाटका के साइड, ये इंडिया के साथ साथ यहां से ये आकर ये मेडागास्कर के पास नीचे बैठती है। यहां जब ये नीचे बैठती है, यहां क्यों बैठती है, क्योंकि यहां पर तो ये हल्की होकर चली थी, यहां पर ये ठंडी और भारी होती है तो नीचे बैठती है। तो यहां पर जो गर्मियों में हाई प्रेशर बना था इसको और स्ट्रॉन्ग कर देती है। और हमेशा याद रखना, हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है, विंड्स चलती है, उनमें जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, यानी जितना ज्यादा उनमें अंतर होगा, हवाएं उतनी तेज चलेगी। ठीक है, एक जगह मान लीजिए 1000 मिलीबार वायुदाब है और दूसरी जगह 1015 मिलीबार वायुदाब है, तो 1015 से वायु 1000 MB तक की तरफ चलेगी। एक तो यहां पर विंड की गति होगी, एक मान लीजिए एक जगह 900 MB वायु भार है और दूसरी तरफ 1020 MB वायु भार है, तो यहां जो हवा चलेगी ना वो बहुत ज्यादा तेज चलेगी, क्योंकि 900 और 1020 में अंतर बहुत ज्यादा हो गया, यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट है वो और ज्यादा मजबूत दिखेगा, और ज्यादा मजबूत बनेगा। तो कुल मिला के ये बात समझ में आ गई भी किस तरह से तिब्बत के पठार का रोल है इसमें, और किस तरह से इसको जेट स्ट्रीम थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि जो ये दक्षिणी शाखा जो मेडागास्कर के पास नीचे उतरती है इसको अपन उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ठीक है, बस इसी वजह से इस थ्योरी को कहा जाता है जेट स्ट्रीम थ्योरी। प्रोसेस वही था
जो चीजें चलती आ रही थी वही थी, उसमें एक चीज ऐड ऑन हुई है, वो है जेट स्ट्रीम। ये अस्थायी जेट है, क्या है, अस्थायी जेट है, और ये लगभग लगभग 8 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में ही ये गति करती है, और मेडागास्कर के पास नीचे उतरती है। तो वहां पर जो पहले से हाई प्रेशर बना होता है उसको और सॉलिड कर देती है, और सॉलिड करने की वजह से यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट है वो और ज्यादा मजबूत होता है। तो हवाएं फिर क्या है, वही दक्षिणी पश्चिम मानसूनी हवाएं और मजबूती से चलती है, जो साथ में अपने आर्द्रता लेकर जाती है, और ये हवाएं फिर जाकर यहाँ पर लैंड पार्ट पर वर्षा करती है, बारिश करती है। बस इतनी सी थ्योरी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, चीजों को आसान करके समझना है। क्लियर? कोई पूछ ले किसने दिया था, तो पहले याद रखना एमटी इन का, बाद में पी कोटेश्वरम का, ठीक है। बाकी चीज अपन कर चुके, अब यहां देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम सर्दियों में हिमालय के दक्षिण में बहती है, अपन ने बात करी, जो हाई प्रेशर बनाए रखती है, जो लो प्रेशर बनने नहीं देती। जैसे ही ये हटती है लो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। पूर्वी जेट स्ट्रीम जो अस्थायी है, जिसको तेज, शॉर्ट में तेज कहते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, तिब्बत के पठार के गर्म होने से उत्पन्न मानसून को गति प्रदान करती है और मजबूती देती है। तिब्बत का पठार एक उष्मा इंजन का काम करता है, जो अपन ने अभी देखा। इसका तीव्र गर्म होना जेट स्ट्रीम के विस्थापन का मुख्य कारण है। ये जब गर्म होता है, सूर्य उत्तरायण होता है, पेटियां ऊपर की ओर खिसकती है, तो सर्दियों वाली जो दक्षिणी शाखा होती है जेट की, सब ट्रॉपिकल जेट की, वो भी हट जाती है हिमालय के दक्षिण से। और यहाँ पर तिब्बत के पठार पर एक और जेट का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट। वो आकर मेडागास्कर के पास नीचे उतरती है, जो पहले से हाई प्रेशर बना होता है उसको और ज्यादा मजबूत करती है, प्रेशर ग्रेडियंट और ज्यादा तेजी शानदार बनता है, तो हवाएं और तेज गति से चलती है, और वही दक्षिणी पश्चिमी मानसून का पूरा प्रोसेस है। तो कुल मिला के जेट स्ट्रीम थ्योरी की बात मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। अभी तक अपन तीनों थ्योरी कर चुके हैं। बेसिकली ये तीनों थ्योरियां ही पढ़ी जाती है मानसून में। बाकी अब जो आगे का पार्ट है मानसून का, उसके अंदर जो मॉडर्न एरा के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट आए हैं उनको समझना है अपने को, ठीक है। जैसे अब क्या है, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अगर अपन इसी एक क्लास में इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने लग गए तो, इसलिए अभी तक की जो क्लास है इसमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, तीन जो मेनली थ्योरी है उनको अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे कि जो मॉडर्न एरा के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मानसून को लेकर, उन सबको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एक एक करके अच्छे से समझेंगे, ताकि 2 क्लास में अपना जो पूरा का पूरा मानसून का मैकेनिज्म है वो पूरा हो जाएगा। फिर अपन तीसरी क्लास में इसके पूरे अप्लाइड पार्ट को देखेंगे, कहाँ कहाँ कितनी बारिश होती है, कौन कौन सी इसकी शाखाएं भारत में आती है, स्पेशली भारत के संदर्भ में मानसून को देखेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।